अरे भाई भाई भाई, किस्मत देखो मेरी। बंदा ट्रांसमिग्रेट होकर सीधे डोलू डाउलू डूलियो डालू की दुनिया में लैंड हुआ, वो भी गॉड ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सगा बेटा बनके। मतलब सीधा भगवान के घर में अवतार। कायदे से तो ये अल्टीमेट गॉड लेवल की ओपनिंग होनी चाहिए थी ना, लेकिन किस्मत की विडंबना देखो। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी माँ की जान पर बनाई। सीन इतना गंभीर हो गया कि बाहर खड़े देवता आपस में मीटिंग करने लगे कि भाई माँ को बचाएं या बच्चे को। उधर अपने बाप यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का हाल देखो। वो सफेद बैंगनी बालों वाला खूंखार देवता पागलों की तरह सिर पकड़ के इधर उधर टहल रहा है। उसकी खोपड़ी घूम चुकी है कि भाई देवताओं के बच्चा पैदा होने में इतना दर्द कब से होने लगा। जब वो छोटू वुटोंग पैदा हुआ था तब तो ऐसा कोई बवाल नहीं हुआ था। तभी उनका एक चेला, वो जलन का देवता गॉड ऑफ एनवी, थोड़ा झिझकते हुए बोला, मालिक टीवी सीरियलों में तो ऐसे टाइम पर डॉक्टर सीधे पूछता है ना कि माँ को बचाएं या बच्चे को। ये सुनते ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस ली। लेकिन बेड पर लेटी गॉड ऑफ लाइफ ने जैसे ही ये बकवास सुनी, उसने दर्द से कराहते हुए अपनी हरी हरी आंखें खोली और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का हाथ कसके पकड़ लिया। सुन बे, अगर तूने मेरे बच्चे को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया ना तो मैं पूरी जिंदगी तुझे माफ नहीं करूंगी। अपने बाप का ईगो तुरंत जाग गया। आंखें कड़क करके उसने कसम खाई कि वो अपनी बीवी और बच्चे दोनों को बचाएगा। फिर घूम के चेले को ऐसी डरावनी घूरती दी कि बंदा थर थर कांपने लगा। जल्दी कोई दिमाग लगाओ सालों, इतने टाइम से बिरयानी तोड़ रहे हो, आज काम के टाइम पे बकवास कर रहे हो। दोबारा ये माँ या बच्चा का रोना रोया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उस जलन वाले चेले की बत्ती जली। वो फिर से चमचागिरी में बोला, मालिक एक काम करते हैं ना, उस सी गॉड टैंग सान के पास चलते हैं। उसके पास बच्चा पैदा करने का एक्सपीरियंस है, शायद कुछ जुगाड़ बता दे। आखिर वो वुटोंग भी तो इस गॉड रियल्म का पहला बच्चा था ना। अपने बाप को बात जम गई। तुरंत चेलों को ऑर्डर दिया, तुम लोग इसका ध्यान रखो, मैं अभी सी गॉड की बजा के सलाह लेके आता हूँ। ये बोल के वो हवा की स्पीड से अपने डिस्ट्रक्शन कैसल से बाहर उड़ा। लेकिन वो अभी थोड़ी दूर ही गया था कि सामने से वो नीला बालों वाला टिपिकल हीरो टैंग सान हवा को चीरता हुआ आया और आते ही अपने तेवर दिखाने लगा। डिस्ट्रक्शन, हमारे बीच सोच का फर्क हो सकता है, लेकिन तूने पूरी दुनिया की लाइफ एनर्जी से खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे की? जानता है इसका अंजाम क्या होगा? अपने बाप का दिमाग घूम गया। अबे ओए, कौन सी लाइफ एनर्जी? क्या फालतू बकवास पेल रहा है? टैंग सान तड़क के बोला, नौटंकी बंद कर। पूरी दुनिया का लाइफ सोर्स एंशिएंट लाइफ ट्री सूख रहा है। तूने ही गॉड ऑफ लाइफ से कोई घपला करवाया है ना? अगर नीचे की दुनिया तबाह हुई तो ये गॉड रियल्म भी धड़ाम से गिर जाएगा। इस झूठे इल्जाम पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का खून खौल गया। अपनी बकवास बंद कर। मैं और मेरी ग्रीन गॉड ऑफ लाइफ अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं, उसी वजह से उसकी लाइफ एनर्जी थोड़ी हिली हुई है। टैंग सैन के तो तोते उड़ गए। क्या इतना बड़ा बवाल बस एक छोटे से बच्चे के पैदा होने से हो रहा है? लेकिन अपने बाप के पास फालतू बकवास का टाइम नहीं था। उसने ईगो साइड में रखा और सीधा पूछा, सुन, पुरानी दुश्मनी भूल जा। जब तेरी बीवी श्याओवू के टाइम पे बच्चा हुआ था तब ऐसा कोई लफड़ा हुआ था क्या? क्योंकि भाई साहब के लिए बीवी सबसे पहले थी। टैंग सान ने सिर हिलाया, नहीं तो मेरी बीवी तो असुरा स्वॉर्ड की डिवाइन बॉडी थी। हम दोनों की ताकतें परफेक्टली मैच करती थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फिर वो अपने टिपिकल ज्ञानी मोड में आ गया। तुम दोनों गॉड किंग होकर ऐसी बचकानी हरकतें कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता था कि डिस्ट्रक्शन और लाइफ की ताकतें एक दूसरे की दुश्मन हैं, फिर भी बच्चा प्लान कर लिया? अब भुगतो। पर मन ही मन वो चालू बंदा कैलकुलेशन लगाने लगा। वैसे सही है, अगर ये दोनों निपट गए और बाकी गॉड किंग्स भी ढीले हैं तो पूरे गॉड रियल्म पे सिर्फ मेरा राज होगा। वाह क्या किस्मत है। वो अभी अपनी ही दुनिया में खुश हो रहा था कि तभी स्पेस टाइम को फाड़ते हुए एक चमचमाता कपल वहां लैंड हुआ। टैंग सान ने हैरानी से देखा, अरे फर्स्ट जनरेशन गॉड ऑफ काइंडनेस और गॉड ऑफ इविल, आप लोग तो गॉड रियल्म के बाहर की दुनिया घूमने गए थे ना? काइंडनेस देवी ने ठंडे दिमाग से कहा, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, देखा कि गॉड रियल्म का एनर्जी बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो देखने आ गए। उन्होंने टैंग सान को भाव भी नहीं दिया, सीधे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पूछा, डिस्ट्रक्शन क्या सीन है? लाइफ एनर्जी इतनी अनस्टेबल क्यों है? पुराने दोस्तों को देखकर अपने बाप ने सारा रोना रो दिया। भाई मेरा और ग्रीन का बच्चा होने वाला है, लेकिन उस बच्चे के अंदर हम दोनों की अपोजिट पावर्स डिस्ट्रक्शन लाइफ एक साथ आ गई हैं। वो दोनों ताकतें बीवी के पेट में ही आपस में भिड़ गई हैं। मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। ये सुनते ही काइंडनेस देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम दोनों का बच्चा हो गया? सालों से तुम दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा था पावर्स के क्लैश की वजह से। गॉड ऑफ इविल ने तुरंत मामला संभाला, चल टाइम वेस्ट मत कर, हम दोनों चल के देखते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। अपने बाप ने तुरंत रास्ता दिखाया और दोनों सीनियर गॉड्स पीछे पीछे भागे। टैंग सान बेचारा साइड में खड़ा मुंह ताकता रह गया। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वो भी चुपचाप उनके पीछे हो लिया। कैसल के अंदर पहुंचते ही काइंडनेस देवी ने चेकअप किया और उनकी भौहें तन गईं। हालत बहुत खराब है। गॉड किंग लेवल की दो अपोजिट ताकतें आपस में टकरा रही हैं। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो गॉड ऑफ लाइफ का शरीर ये प्रेशर झेल नहीं पाएगा।
अपना बाप तो पैनिक मोड में आ गया। तो फिर क्या करें, उपाय बताओ। गॉड ऑफ ईविल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं और काइंडनेस मिलकर इन दोनों ताकतों का टकराव थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं ताकि बच्चा आराम से बाहर आ सके। उसने तुरंत अपना जजमेंट ट्रिब्यूनल निकाला और काइंडनेस देवी ने अपना हार्ट ऑफ काइंडनेस। भाई साहब, पूरी कायनात में इन दोनों से बेहतर बैलेंस बनाने वाला कोई नहीं था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी अपनी पूरी ताकत उन दोनों के वेपन्स में झोंक दी। तीनों बड़े देवताओं की भयंकर ताकत के कॉम्बिनेशन से वो कमाल हो ही गया। और फाइनली इस दुनिया में मेरी एंट्री हुई। एक एकदम गोरा चिट्टा हैंडसम सा क्यूट बेबी बॉय। पैदा होते ही ना मैं रोया ना मैंने कोई नौटंकी की, बस अपनी शातिर बुद्धिमान आंखों से गोल गोल घूमते हुए माहौल का जायजा लेने लगा। लो भाई, अंधकार भरे पेट से निकलकर फाइनली बाहर आ ही गया। भाई, माँ के पेट में 9 महीने बिताना कोई बच्चों का खेल नहीं था, पर चलो उस अंधेरे में 9 महीने सड़ने का एक फायदा तो हुआ। मुझे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे बाप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और माँ गॉड ऑफ लाइफ हैं। मतलब समझ रहे हो, बंदे का बैकग्राउंड इतना सॉलिड है कि हीरा भी इसके सामने पिल्ला लगे। मेरा बच्चा गॉड ऑफ लाइफ ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी लाइफ में लाखों करोड़ों जीवों को जन्म दिया था, लेकिन पहली बार उनका खुद का खून उनकी गोद में था। अपनी जान दांव पर लगाने के बाद ये बच्चा मिला था, तो भाई उनके लिए तो ये मोमेंट ही अलग लेवल का था। तभी मौका ताड़कर वो चमचा टैंक सैन आगे घुसा और बत्तीसी दिखाते हुए बोला, बहुत बहुत बधाई हो गॉड ऑफ लाइफ और डिस्ट्रक्शन किंग, आखिरकार आपको कुंवर साहब मुबारक हुए। उधर फर्स्ट जनरेशन काइंडनेस देवी मेरे पास आई और प्यार से मेरी गालों को सहलाते हुए मुस्कुराई। कितना क्यूट है यार, लाइफ, क्या नाम रखा है इसका। अपने बाप का ईगो तुरंत जागा। वो बीच में कूद पड़े। नाम तो मैंने पहले ही सोच लिया था, अजिल्यू जील्यू। बैंगनी हरा कैसा रहेगा। उनकी बैंगनी आंखों में उम्मीद की चमक थी, जैसे कोई मास्टरपीस नाम बता दिया हो। पर भाई, ये नाम सुनते ही मैंने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। अबे ओए, ये भी कोई नाम है, बैंगनी हरा। काइंडनेस देवी ने अपना सिर पकड़ लिया और ठंडी सांस भरी। डिस्ट्रक्शन, तेरी इस कमाल की नेमिंग सेंस का अंदाजा मुझे उस दिन ही हो गया था जब तूने इसका नाम श्याओ ल्यू रखा था। कृपा करके अपनी दिव्य बुद्धि का प्रदर्शन बंद कर। गॉड ऑफ लाइफ का चेहरा थोड़ा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने झिझकते हुए कहा, वो एक्चुअली श्याओ ल्यू नाम भी मैंने ही रखा था। काइंडनेस देवी तो एकदम स्पीचलेस हो गईं। मतलब इस पति पत्नी की जोड़ी में से किसी को भी ढंग का नाम रखना नहीं आता था। उन्होंने मुझे देखा और सीरियस होकर बोली, इस बच्चे के अंदर डिस्ट्रक्शन और लाइफ दोनों का ओरिजिनल सोर्स मौजूद है। ये तो सीधा क्रिएशन पावर सृजन की शक्ति का हिस्सा है। अगर कल को इसने इसे मास्टर कर लिया तो ये इस पूरे गॉड रियल्म की आखिरी उम्मीद बनेगा। इसका नाम रख दो जियाओ जी याओ। माँ बाप दोनों झट से मान गए। आखिर जियाओ सुनने में उस बैंगनी हरे से तो 1000 गुना बेहतर लग रहा था, लेकिन साइड में खड़ा टैंग सान मन ही मन जल भुन के खाक हो रहा था। क्रिएशन पावर, उसकी अपनी सगी बेटी वुटोंग का टैलेंट एकदम एवरेज था। बटरफ्लाई गॉड से सिफारिश करवा के तो उसे गॉड लेवल की स्पिरिट मिली थी, और यहाँ ये पैदा होते ही ब्रह्मा जी की पावर लेके घूम रहा है। कंपैरिजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सब लोग अभी खुशियां मना ही रहे थे कि फर्स्ट जनरेशन गॉड ऑफ ईविल ने माहौल पर ठंडा पानी डाल दिया। ज्यादा खुश मत हो, इसके शरीर में 2 सबसे खतरनाक अपोजिट पावर्स हैं। अभी तो हम दोनों ने इसे दबा दिया, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा और सील टूटेगी, जो तबाही आएगी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ और बाप का मुस्कुराता चेहरा एक सेकंड में उड़ गया। पुराने जमाने की कहानियों में कहा जाता है कि क्रिएटर गॉड की ताकत 5 हिस्सों में बांटी थी, जिसमें से 2 हिस्से थे, डिस्ट्रक्शन और लाइफ। इन दोनों ने साथ में करोड़ों साल गुजारे, फिर भी अपनी ताकतों को आपस में नहीं मिला पाए। तो ये नन्हा सा बच्चा इसे कैसे संभालेगा। काइंडनेस देवी ने दुखी होकर कहा, तो क्या इस बच्चे की किस्मत में पैदा होते ही मरना लिखा है। मेरी दोस्त को इतनी मुश्किलों के बाद तो बच्चा मिला था। अगर इसे बचाना है तो एक ही रास्ता है। ईविल गॉड ने एकदम रूखे टोन में कहा, जब तक इसका गॉड स्टेट फिक्स नहीं होता, इसे तुरंत नीचे की इंसानी दुनिया लोअर रियल में भेज दो। अगर इसने यहाँ रहकर और गॉड एनर्जी सोख ली तो इसका शरीर वहीं फट जाएगा। काइंडनेस देवी ने गुस्से में ईविल गॉड को एक कस के झापड़ जड़ दिया। अबे तुझे शर्म नहीं आती। बंदी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और तू माँ के सामने ही बच्चे को दूर फेंकने की बातें पेल रहा है। पत्थर का दिल है क्या तेरा। गॉड ऑफ लाइफ ने मुझे और कस के अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखें नीचे झुक गईं, पर वो शांत रहीं। उधर मेरी तो हवा टाइट हो गई। अबे क्या सीन है, पैदा होते ही मौत का फरमान सुना दिया और अब सीधे नीचे की दुनिया में पार्सल कर रहे हैं। पर रुक, कौन सी दुनिया। कहीं वो डोलू डाउलू डूलू डालू तो नहीं। मैंने दिमाग दौड़ाया तो लगा, अरे ये तो फायदे का सौदा है भाई। आज की डेट में डोलू डाउलू की धरती पर जगह जगह खजाने और सीक्रेट्स बिखरे पड़े हैं। यहाँ रहकर टैंग सान के चक्रव्यूह में फांसने से तो बेहतर है कि नीचे जाकर अपनी गैंग बनाऊं। वरना अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो टैंग सान अपनी चालों से लक के शहजादे फेट्स चोजन को अपना पालतू कुत्ता बना लेगा और रोंग नियनबिंग जैसे शक्तिशाली दोस्तों को मिलाकर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेगा। सोचते सोचते मुझे एक भयंकर उबासी आई और मैं फिर से बच्चों की तरह सो गया।
जब अगली बार मेरी आंख खुली तो सामने का नजारा कुछ और ही था। एक 6 साल की छोटी सी बच्ची मेरे मुंह के बिल्कुल पास अपना मुंह लाए खड़ी थी। उसके बालों में पिंक ब्लू कलर का बटरफ्लाई बो लगा था, गाल एकदम गुलाबी गुलाबी और आंखें बड़ी बड़ी। ग्रीन आंटी, क्या यही मेरा छोटा भाई है? हाँ बेटा, इसका नाम जियाओ है। आज से ये तुम्हारा छोटा भाई हुआ, गॉड ऑफ लाइफ ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही उस छोटी टैंग वुटोंग ने अपनी एक उंगली निकाली और मेरे गोल मटोल गाल पर चुभा दी। भाई साहब, गाल क्या थे, एकदम रसगुल्ला। उसे इतना मजा आया कि उसने दोनों हाथों से मेरे गालों को डो की तरह गूंथना शुरू कर दिया। मैंने अपने छोटे छोटे हाथ पैर मारे कि अबे हट पीछे, क्या कर रही है? पर उसे लगा कि मैं क्यूट हरकतें कर रहा हूँ। हार मानकर मैंने अपनी चाइल्ड स्पेशल ब्रह्मास्त्र चला दिया। वाएं वाएं। मेरी दर्दनाक चीख सुनकर वुटोंग घबरा के पीछे हट गई। सॉरी सॉरी ग्रीन आंटी। इसका गाल इतना सॉफ्ट था कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, शायद इसे दर्द हो गया। कोई बात नहीं बेटा, इसे भूख लगी होगी। गॉड ऑफ लाइफ ने मुस्कुराते हुए अपनी हरी ड्रेस की स्ट्रैप नीचे खिसकाई और मुझे फीड कराने लगी। पेट भरते ही मैंने एक मस्त डकार मारी और फिर से नींद की झपकी लेने लगा। वुटोंग ने धीरे से पूछा, आंटी, क्या पापा और पर्पल अंकल भाई को नीचे इंसानी दुनिया में भेजने की बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, माँ की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। आधे प्राण सुखाकर जिस बच्चे को पाया था उसे यूं खुद से दूर भेजना, कलेजा कांप जाता है यार। ये सब बस इसे जिंदा रखने के लिए करना पड़ रहा है। फिर माँ ने खिड़की की तरफ देखा और हल्की सी स्माइल के साथ बोली, अंदर आ जाओ, बाहर खड़े होकर जासूसी करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खुला और अपने बाप यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अंदर घुसे। उनका वो खूंखार डरावना रूप गायब था। वो एक शर्माई हुई नई नवेली दुल्हन की तरह उंगलियां मरोड़ते हुए अंदर आ रहे थे। आई एम सो सॉरी बीवी। वुटोंग ने अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी हंसी न छूट जाए। जिस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पूरा गॉड रियल्म थर थर कांपता था, वो अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। तुम सॉरी मत बोलो, गॉड ऑफ लाइफ ने प्यार से कहा। ये हमारे बच्चे की भलाई के लिए ही है। उन्होंने मुझे आखिरी बार निहारा, अपने आंसू रोके और उस कपड़े की टोकरी को बाप के हवाले कर दिया। फिर दर्द के मारे मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि वो मुझे जाता हुआ न देख सकें। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का दिल भी बैठा जा रहा था, पर सिचुएशन ही ऐसी थी। उन्होंने कड़ा दिल किया और टोकरी उठाकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। पीछे माँ की आंख से बहता हुआ एक आंसू फर्श पर जा गिरा। आंटी! टैंग वुटोंग बेचारी घबरा गई। वुटोंग की बात से आंटी को बुरा लगा क्या? मैं तो बस इस बात से डर रही थी कि कहीं छोटे भाई को नीचे की दुनिया में कोई परेशान न करे। गॉड ऑफ लाइफ ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया और अपने जख्मों को सहलाने की कोशिश की। अपनी प्यारी ग्रीन आंटी को यूं तड़पता देखकर वुटोंग ने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया, देखना, जैसे ही पापा का ध्यान भटकेगा, मैं दबे पांव नीचे इंसानी दुनिया में भाग जाऊंगी और अपने छोटे भाई की रक्षा करूंगी। फॉरबिडन जोन, बर्फीला उत्तर, एक्सट्रीम नॉर्थ। यहाँ की हड्डी गला देने वाली ठंड इस जगह का नेचुरल डिफेंस थी, जिसे इंसानी दुनिया वाले 3 सबसे खतरनाक नो गो जोन में गिनते थे। लेकिन मैं, एक मामूली सा इंसानी बच्चा, उस सबसे डेंजरस कोर एरिया में मजे से लेटा हुआ था। जो बर्फीली हवाएं चाकू की तरह काटती हैं, वो एक अनसीन शील्ड से टकराकर बाहर ही रुक रही थीं। कोई इंसानी बच्चा? बर्फ की रानी स्नो एम्परर स्नो एम्प्रेस को अपने दरवाजे पर एनर्जी की हलचल फील हुई तो वो देखने बाहर आई। हवा में लहराते बर्फ के बीच जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से उस टोकरी को उठाया। अंदर मैं एकदम क्यूट, गोल मटोल और लाल लाल होठों के साथ लेटा हुआ था। स्नो एम्परर का दिल पिघल गया। उसने अपनी उंगली से मेरे सॉफ्ट गालों को पोक किया। उसकी इस हरकत से मेरी नींद खुल गई। सामने एक बेहद खूबसूरत परी जैसी लड़की मुस्कुरा रही थी। अरे बाप रे, स्नो एम्परर! तो क्या मैं फाइनली डोलू डाउलू की धरती पर लैंड कर चुका हूँ? मेरी बैंगनी आंखों को गोल गोल घूमते देखकर स्नो एम्परर ने मुझे पुचकारा, छोटू, तू यहाँ कैसे आया? पर फिर उसे याद आया, अरे हाँ, इंसान के बच्चे तो इतने छोटे में बोल भी नहीं पाते। वो मुझे गोद में उठाकर अपनी गुफा में ले ही जा रही थी कि पीछे से हरी ड्रेस में एक लड़की भागती हुई आई। ये थी आइस एम्परर, आइस एम्प्रेस। स्नो, अभी यहाँ क्या हुआ था? मुझे एक अजीब सी भयंकर पावर फील हुई। मुझे भी पूरा सीन नहीं पता, पर लगता है ये बच्चा ही उस हलचल की वजह है। स्नो एम्परर ने मुझे दिखाते हुए कहा। आइस एम्परर ने मुंह बनाकर मुझे देखा। इंसानी बच्चा, तुझे कहाँ से मिला ये? गुफा के बाहर पड़ा था। स्नो एम्परर के चेहरे पर एक अलग ही प्यारी सी स्माइल थी। आइस एम्परर तो हक्की बक्की रह गई। सालों से साथ हैं। उसने स्नो को कभी ऐसे मुस्कुराते नहीं देखा था। उसका दिल थोड़ा जलने लगा। तू इसे रखने की तो नहीं सोच रही ना? आइस एम्परर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। तुझे तो इंसानों से नफरत थी ना? फेंक इसे किसी इंसानी शहर में। स्नो एम्परर ने ठंडे टोन में जवाब दिया। कोई इंसानी सोल मास्टर अगर यहाँ घुसपैठ करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर यह मासूम बच्चा है, इसने कोई पाप नहीं किया। उसने थोड़ा रुककर मुझे निहारा, और वैसे भी ये मुझे किसी आम इंसान जैसा नहीं लग रहा। ये तो मेरी तरह नेचर की डिवाइन क्रिएशन लगता है। शायद भगवान ने मुझे बच्चा न होने का वरदान दिया है। आइस एम्परर का मुंह बन गया। जिस स्नो एम्परर के पीछे वो लाखों सालों से पड़ी थी, उसे एक चिमकांडी बच्चे ने एक सेकंड में पटा लिया। तभी मेरी टोकरी से एक बैंगनी रंग की भयानक रोशनी निकली और हवा में
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक होलोग्राम बन गया। ये मेरे बाप की छोड़ी हुई एक डिवाइन स्पिरिट थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने दोनों बर्फीली रानियों को घूर कर देखा और सीधे मुद्दे पर आया। मैं तुम दोनों के साथ एक डील करने आया हूँ। तुम दोनों का 1 लाख साल वाला हेवनली ट्रिब्यूलेशन तबाही की बिजली आने वाला है। अगर तुमने खुद झेला तो राख बन जाओगी। मैं तुम्हें उस तबाही से बचा सकता हूँ। स्नो और आइस दोनों चौंक गईं। वो बिजली का झटका उनके लिए बुरा सपना था। सामना किया तो मरना तय था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मेरी तरफ इशारा किया। ये मेरा बेटा है जियाओ, बस तुम दोनों इसे सही सलामत बड़ा कर दो और मैं तुम्हें उस मौत के जाल से निकाल लूंगा। स्नो एम्परर को तो यकीन ही नहीं हुआ। भले ही उसने अंदाजा लगा लिया था, पर यह बच्चा सीधा भगवान का बेटा निकलेगा ये नहीं सोचा था। उसने बिना देर किए कहा, मैं तैयार हूँ। आप न भी कहते तब भी मैं इसे पालती। मैं भी तैयार हूँ। आइस एम्परर ने भी तुरंत हाँ भर दी। अबे एक बच्चे को ही तो संभालना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। बदले में जान बच रही है, घाटे का सौदा नहीं है। टोकरी में लेटा मैं मन ही मन हंस रहा था। देख रहे हो, बैकग्राउंड हो तो ऐसा। बंदा भले ही नीचे फेंक दिया गया हो, पर बाप ने वीआईपी गार्ड्स पहले ही बुक कर दिए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने एक ठंडी सांस ली, मुझे आखिरी बार प्यार से देखा और उनका होलोग्राम गायब हो गया। उधर गॉड रियल में बैठा टैंग सान अपनी दिव्य आंखों से ये सब देख रहा था। फिर उसने पास खड़ी अपनी बेटी टैंग वुटोंग को देखा और उसके शातिर दिमाग में एक नया प्लान पकने लगा। स्नो एम्परर के महल में आइस एम्परर कमर पर हाथ रखे टहल रही थी। बाप रे, ये छोटू तो भगवान का बंदा निकला। स्नो, अब तो हमें साथ मिलकर इसे पालना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं अपना सारा सामान यहीं शिफ्ट कर लेती हूँ। हम तीनों मस्त फैमिली बनाकर रहेंगे। स्नो एम्परर ने मुड़कर भी नहीं देखा। जरूरत नहीं है, मैं अकेली इसे संभाल सकती हूँ। वो मुझे अपनी उंगली से सहला रही थी और उसके चेहरे पर माँ जैसी ममता थी। आइस एम्परर की राल टपकने लगी। ऐसे कैसे यार, हमने मिलकर हाँ बोला था, मुझे भी चांस दो। स्नो ने घूर कर देखा, फिर हार मानकर चुप हो गई। आइस एम्परर की तो खुशी के मारे बाँछें खिल गईं। चलो, इसी बहाने स्नो के साथ रहने का मौका तो मिला। तभी मेरे पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आई। स्नो एम्परर ने चिंता से मेरे पेट को देखा। भूख लगी है क्या? लगता है भगवान का बच्चा हो या इंसान का, नीचे आकर खाना पीना तो पड़ेगा ही। छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं ना। ये कहकर उसने आइस एम्परर की तरफ देखा। आइस एम्परर चिढ़ गई और अपनी फ्लैट छाती की तरफ इशारा करके बोली, अबे ओए, मैं बिच्छू हूँ, आइस जेड स्कॉर्पियन, कोई स्तनधारी जीव मम्मल नहीं। मेरा साइज थोड़ा फ्लैट है तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि दूध पिलाऊंगी। बात तो सही है। स्नो ने ठंडी सांस भरी। आइस एम्परर के दिमाग में खुराफात आई। उसने स्नो के बर्फ जैसे निखार को देखा और उकसाने लगी। देख, यहाँ दूध पिलाने लायक सिर्फ तू ही है। क्या तू इस मासूम बच्चे को भूखा मारेगी? मैंने भी मौका ताड़कर अपना सुपर वेपन चला दिया। वाएं वाएं। आइस एम्परर की बातों और मेरे रोने से स्नो एम्परर का दिल पिघल गया। उसका हाथ अपनी बर्फीली ड्रेस की डोरी पर गया और वो उसे खिसकाने ही वाली थी कि अचानक उसकी सटक गई। अबे रुक, मैं आइस स्नो स्पिरिट हूँ, नेचर का एलिमेंट। मेरे पास दूध कहाँ से आएगा? उसने हाथ रोक लिया। आइस एम्परर जो आंखें फाड़े देख रही थी, चिल्ला उठी, अरे अरे, रोक क्यों दिया? उतार ना। उसकी नीयत समझ आते ही स्नो एम्परर ने एक डरावनी स्माइल दी। उसने हाथ लहराया और एक जोरदार बर्फीले थप्पड़ से आइस एम्परर को हवा में उड़ा दिया। आइस एम्परर 10,000 मीटर दूर बर्फ में जाकर गिरी। जब तक इसके लिए कोई प्रॉपर धाय माय वेट नर्स न मिले, वापस मत आना। स्नो की आवाज गूंजी। दूर बर्फ में धांसी आइस एम्परर रोते हुए चिल्लाई, नाइंसाफी है। लाखों साल की दोस्ती एक तरफ और ये कल का आया बच्चा एक तरफ। स्नो, तू बहुत बदल गई है। अरे भाई, एक लौंडे के चक्कर में मुझे मार दिया। तभी अचानक आसमान में एक जबरदस्त बवंडर उठा और चीरती हुई हवाओं के बीच स्नो एम्परर की सुहानी कातिलाना एंट्री हुई। ये देखते ही आइस एम्परर की हवा टाइट हो गई। वो तुरंत बर्फ से उठी और सीधे काम पर लग गई। आखिर एक्सट्रीम नॉर्थ की 3 बड़ी रानियों में से एक थी भाई। उसने ऐसा खौफनाक ऑरा रिलीज किया कि आसपास के सारे आइस टाइप सोल बीस्ट्स थर थर कांपने लगे। उसने आइस जेड क्रैब के पूरे कबीले को हाँक दिया। जाओ बे, पूरे इलाके में जितनी भी दूध पिलाने वाली मादा सोल बीस्ट्स हैं, सब में से जो अभी दूध दे रही हैं, उन्हें घसीट के लाओ। वो बर्फीली पहाड़ी पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए एकदम क्वीन वाले टोन में ऑर्डर दे रही थी। देखते ही देखते 100 से ज्यादा आइस टाइप सोल बीस्ट्स की लाइन लग गई। भाई, माल इतना ज्यादा था कि अगर मैं हर एक का सिर्फ एक एक घूंट भी पीता, तब भी सबको बराबर मौका नहीं मिल पाता। खैर, एक मस्त दूधिया डकार मारकर मैं स्नो एम्परर की गोद में सो गया। स्नो के चेहरे पर एक प्यारी सी मातृ सुख वाली स्माइल आ गई। उसने उंगली से मेरे होठों पर लगा दूध पोंछा। यह नजारा देखकर आइस एम्परर का पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया। उस कबीले के छोटे छोटे बिच्छुओं से तो मैं 1000 गुना ज्यादा हैंडसम और प्यारा लग रहा था। आइस एम्परर ने अपनी बाहें फैलाईं। स्नो, दे ना यार, मुझे भी थोड़ा दुलार करने दे ना।
स्नो एम्परर ने साफ मना कर दिया। अरे क्यों भाई, ये सारे दूध के टैंकर तो मैं ही ढूंढ के लाई हूँ। आइस एम्परर ने मुंह फुलाया। स्नो एम्परर ने उसे तिरछी नजर से देखा। जियाओ सो रहा है, तेरी अनाड़ी हरकतों से इसकी नींद उड़ जाएगी। फिर उसने आइस एम्परर की फ्लैट छाती की तरफ देखा और चुटकी ली। वैसे भी अभी जियाओ की उम्र इस फ्लैट सफाचट जगह पर सोने की नहीं है, नींद खराब हो जाएगी। आइस एम्परर भड़कने ही वाली थी, पर अपनी बॉडी देख के बेचारी का ईगो चूर चूर हो गया। वो अपना गुस्सा उन बेचारे सोल बीस्ट्स पर निकालने लगी। पिला दिया ना दूध, अबे तो निकलो यहाँ से। क्या मुफ्त का राशन खाने रुकोगे? सारे जानवर दुम दबा के भाग खड़े हुए और उस दिन से पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ में एक नई अफवाह फैल गई कि हर कबीले को अपनी दूध पिलाने वाली मादाओं को टैक्स के रूप में भेजना पड़ेगा। इंसानी दुनिया में तो लोग कहने लगे कि उत्तर में कोई चौथा नया राजा पैदा हुआ है जिसे जानवरों का दूध पीने की भयंकर लत है। 6 साल चुटकी बजाते निकल गए। मैं अब एक 6 साल का बालक बन चुका था। बाप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सफेद बाल और बैंगनी भवें मुझ में पूरी तरह उतर आई थीं। कटई हैंडसम क्यूट सा छोटा नवाब। तभी बाजू में लेटी एक ट्विन टेल वाली छोटी बच्ची आइस एम्परर का इंसानी रूप मेरी तरफ मुंह किए सो रही थी और उसकी राल टपक के मेरे चेहरे पर गिरने ही वाली थी। जियाओ, हे मेरे माथे पर बल पड़ गए। अबे फिर से ये सपना देख रही है। मैंने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, बिंगेर दीदी, स्नो दीदी आ गई। आइस एम्परर हबड़ा के उठी और पागलों की तरह मुंह पहुंचने लगी। जब देखा कि मैं मुंह दबा के हंस रहा हूं तो उसकी सटक गई। अबे तुच्छ मानव, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी दीदी से मजाक करे? रुक, तुझे बताती हूँ। उसने मुझे दबोच लिया और हम दोनों बर्फ पर कुश्ती लड़ने लगे। बस करो तुम दोनों, नौटंकी बंद करो। अचानक स्नो एम्परर प्रकट हुई। उसके हाथ में 6 अवेकनिंग स्टोन्स थे। आज जियाओ का सोल अवेकनिंग का दिन है। उसने पत्थरों में अपनी सोल पावर डाली और एक 6 पॉइंटेड स्टार एरे जगमगा उठा। मैं उसके बीच में जाकर खड़ा हो गया। सुनहरी किरणें मेरे शरीर में घुसीं और हाथों पर 2 पैटर्न बनने लगे। बायां हाथ एक उल्टा भूरा गोल्डन वी सिंबल, प्योर लाइफ सोर्स। दायां हाथ एक ब्लैक रेड ट्रायंगल सिंबल, प्योर डिस्ट्रक्शन सोर्स। तो मेरी दोनों गॉड पावर्स 2 जुड़वा मार्शल सोल्स ट्विन मार्शल स्पिरिट्स में बदल गईं। पर मुझे पता था कि अगर इन दोनों का बैलेंस बिगड़ा तो मेरा पकौड़ा बनना तय है। कितनी खौफनाक पावर है। स्नो एम्परर जो खुद अल्टीमेट आइस थी का मुंह खुला का खुला रह गया। इन 2 ताकतों के सामने उसकी अपनी बर्फीली ताकत चिंदी लग रही थी। तभी भयंकर बवाल हुआ। दोनों सिंबल्स हाथों से फैलकर मेरी आधी बॉडी पर छपने लगे। एक तरफ भूरा गोल्डन और दूसरी तरफ पर्पल ब्लैक। पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ के आसमान में बैंगनी और हरे रंग का एक भयंकर बवंडर बन गया, मानो पूरी दुनिया को निगल जाएगा। दोनों ताकतों की जंग से मेरे शरीर में ऐसा दर्द उठा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने अपनी सोल पावर से रोकने की कोशिश की, पर गॉड किंग लेवल की ताकतों को 6 साल का बच्चा कैसे कंट्रोल करता? स्नो, अब क्या करें? दबंग आइस एम्परर भी कांपने लगी। 6 साल में उसे मुझसे अटैचमेंट जो हो गया था। स्नो एम्परर ने कड़ा फैसला लिया। उसने अपनी अल्टीमेट आइस की कोर पावर निकालकर मुझ पर ढालनी चाहिए। पर भाई, भगवान की पावर के सामने इंसानी दुनिया की आइस क्या चीज है? झटका लग के स्नो को सीधे खून की उल्टी हुई। मरता क्या ना करता। मैंने आंखें बंद की और अपने दिमाग में ताइची यिन यांग ताइजी डायग्राम का ध्यान लगाया, क्योंकि ब्रह्मांड में सिर्फ ताइची ही अपोजिट ताकतों को बैलेंस कर सकता है। धीरे धीरे दोनों ताकतें शांत हुईं और वापस हाथों पर सिमट गईं, लेकिन मार्शल सोल का रूप नहीं ले पाईं। अगर ये दोनों ताकतें मार्शल सोल का पूरा रूप ले लेती तो मेरी माँ का एंशिएंट लाइफ ट्री और बाप का डिस्ट्रक्शन स्टाफ बाहर आ जाता और वो प्रेशर मेरा शरीर झेल नहीं पाता। मैं वहीं फट जाता। जियाओ, ये क्या हुआ? स्नो एम्परर ने हाँफते हुए पूछा। मैंने उन्हें सच सच बता दिया। मतलब तेरे पास कोई मार्शल सोल ही नहीं बना? आइस एम्परर ने सिर पकड़ लिया। बिना मार्शल सोल का इंसान? ये तो इतिहास में पहली बार हो रहा है। क्या तू हम सोल बीस्ट्स की तरह ट्रेनिंग करेगा? पर इंसानों की उम्र इतनी कहाँ होती है। कोई बात नहीं, मैंने कूल होकर कहा। मार्शल सोल नहीं बना तो क्या हुआ? सोल पावर तो नॉर्मल फॉलो कर रही है ना। और जहां तक मार्शल सोल का सवाल है, मुझे एक ऐसे खास सोल बीस्ट के बारे में पता है जो इन दोनों ताकतों के लिए कंटेनर जरिया बन सकता है। मुझे इन ताकतों को सीधे टकराने से रोकना था और इस समय इस महाद्वीप पर एक ऐसा सोल बीस्ट मौजूद था जो मेरे इस प्लान के लिए परफेक्ट था। चल, पहले तेरी सोल पावर नापते हैं। स्नो एम्परर ने क्रिस्टल बॉल आगे बढ़ाई। जैसे ही मैंने हाथ लगाया, वो सूरज की तरह चमक उठी। फुल इनहेरेंट सोल पावर, रैंक 10। अब तो जियाओ के लिए सोल रिंग का इंतजाम करना पड़ेगा, आइस एम्परर बोली। उसके लिए मैं फैमिली था, तो किसी जानवर को मारना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। पर क्या तू सोल रिंग एब्जॉर्ब कर पाएगा? बिल्कुल करूंगा, मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दिमाग में मेरा मास्टर प्लान पूरी तरह सेट था। बिल्कुल जियाओ, तू बस नाम बता कि कौन सा सोल बीस्ट चाहिए। स्नो एम्परर ने भी प्यार से मेरी ठुड्डी उठाई। इस एक्सट्रीम नॉर्थ का कोई भी बीस्ट हो, मैं और आइस चुटकी में उसे घसीट कर तेरे सामने पटक देंगे। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, एक परफेक्ट बीस्ट दिमाग में है तो सही,
पर उसके लिए हमें एक्सट्रीम नॉर्थ की सरहद पार करके बाहर जाना पड़ेगा। कोई चक्कर ही नहीं है, हम दोनों तेरे साथ चलेंगे ताकि बाहर कोई आड़ा तिरछा बंदा तुझ पर उंगली भी न उठा सके। स्नो एम्परर ने बिना एक सेकंड सोचे मेरी गालें सहलाते हुए तुरंत हाँ भर दी। आइस एम्परर ने अपनी छाती पर हाथ बांधकर मुंह बनाया। अरे स्नो, तू तो हदों पार जा रही है यार। तू पिछले कई हजार सालों से इस बर्फीली घाटी से बाहर नहीं निकली और इस चिमकांडी के लिए 1 मिनट में तैयार हो गई। स्नो एम्परर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आई। अच्छा, और वो कौन थी जो रोज रोती थी कि जियाओ बड़ा हो गया तो मुझे भूल जाएगा? ये सुनते ही आइस एम्परर का चेहरा लाल हो गया। उसने स्नो को धकेला। अबे चल चल, ज्यादा बकवास मत कर। मैं टाइटन स्नो डेविल किंग को इन्फॉर्म करके आती हूँ कि हम बाहर जा रहे हैं, वरना पीछे से इस जगह का ध्यान कौन रखेगा। जब आइस एम्परर पैर पटकती हुई चली गई तो स्नो एम्परर ने मुझे उठाकर अपनी मखमली नर्म गोद में बिठा लिया और सीने से कसकर चिपका लिया। उसकी धड़कनें बहुत तेज थीं। थोड़ी देर पहले जो हादसा हुआ था उससे वो अंदर तक हिल गई थी। उसे लगा था कि वो मुझे हमेशा के लिए खो देगी। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी जैसे मुझे अपने अंदर ही समा लेना चाहती हो। मैंने मुड़कर देखा। स्नो बहन, सॉरी जियाओ, बस थोड़ी देर मुझे ऐसे ही पकड़े रहने देना प्लीज। उसकी आवाज एकदम धीमी और भावुक थी, जैसे भीख मांग रही हो। मैं समझ गया कि बेचारी सच में बहुत डर गई थी, तभी तो मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। थोड़ी देर में पहाड़ जैसा विशाल टाइटन स्नोदेव वहां पहुंचा। वो दूर से ही मुझे भयंकर जलन वाली नजरों से ताकने लगा। भाई साहब, स्नो एम्परर इस पूरे बर्फीले इलाके की नेशनल क्रश थी। हर आइस टाइप बीस्ट उस पर मरता था, पर स्नो ठहरी एकदम पवित्र नीली परी। एक बार इस टाइटन ने अपने दिल की बात कहने की कोशिश की थी तो स्नो ने इसे ऐसा ढोया था कि हफ्तों तक अपनी जात भूल गया था। इसलिए वो दूर ही घुटनों के बल बैठ गया। आदरणीय स्नो एम्परर, क्या हुक्म है? मैं और आइस कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं। जब तक हम लौट ना आए पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ की कमान तेरे हाथ में है। स्नो ने ठंडे टोन में ऑर्डर दिया। सब काम सेट करके स्नो एम्परर और आइस एम्परर मुझे लेकर हवा में उड़ चली। जियाओ, अब बता वो खास बीस्ट है कहाँ? स्नो ने उड़ते उड़ते पूछा। सन मून एम्पायर के साउथ वेस्ट में एक गुमनाम पहाड़ी घाटी है। मैंने अपने दिमाग में नक्शा याद करते हुए उंगली से डायरेक्शन दिखाई। दोनों महारानियों ने बिना कोई सवाल पूछे अपने पैरों तले बर्फीली हवाओं का टॉर्नेडो बनाया और रॉकेट की स्पीड से उड़ने लगी। कुछ ही घंटों के सफर के बाद हम एक गहरी रहस्यमयी घाटी के सामने आकर रुक गए। उस घाटी की ऊंची ऊंची चट्टानों पर लाखों नीली नीली ब्लू सिल्वर ग्रास का घना जंगल लहरा रहा था। वाह, ये जगह तो बड़ी खूबसूरत है यार। आइस एम्परर ने चारों तरफ हरियाली और खामोशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक जमीन पर बिछी नीली घास ब्लू सिल्वर ग्रास में भयंकर थरथराहट हुई। लाखों घास की पत्तियां किसी धारदार भाले की तरह तिन तिन कर खड़ी हो गईं। एक जहरीली जमा देने वाली ठंडक और कातिलाना वाइब्स ने पूरी घाटी को घेर लिया। यह देखकर आइस एम्परर की सटक गई। वो पहले तो जोर से हंसी, फिर उसने गुस्से में आकर जमीन पर एक जोरदार लात दे मारी। लगभग 4 लाख साल पुराने महाराक्षस ग्रेट बीस्ट का खूंखार दबाव, सोल प्रेशर हवा में ऐसा फूटा कि उन बेचारी घासों की पूरी हेकड़ी 1 सेकंड में निकल गई। उनकी टहनियां और पत्तियां आपस में ऐसे लपट गई मानो हाथ जोड़कर भीख मांग रही हों। माफ कर दो माता, गलती हो गई। आइस एम्परर ने अपनी कमर पर हाथ रखा और तेवर दिखाते हुए बोली, सालों, प्यार से बात करो तो औकात भूल जाते हो। कृपया अपना गुस्सा शांत करें महोदया। इन बच्चों की बुद्धि अभी अपरिपक्व है। इन्होंने नासमझी में आपको आहत कर दिया। घाटी के अंदर से एक बेहद मधुर, मैच्योर और सुरीली औरत की आवाज गूंजी। आइस एम्परर ने अपना गुस्सा थोड़ा थाम लिया। जब उसने ध्यान लगाया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था ये कोई मामूली घाटी है, पर यहाँ तो एक ग्रेट बीस्ट छुपकर बैठा है। छोटू, तेरी किस्मत तो सच में कतई जहर निकली। मुझे ग्रेट बीस्ट कहने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकती। घाटी के घने अंधेरे में से एक नीले बालों वाली सुंदरी बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद मासूम और कातिलाना था और शरीर किसी अप्सरा जैसा ढला हुआ था। मैं तो बस किस्मत की धनी थी कि 3 बार स्वर्गीय बिजली हेवनली ट्रिब्यूलेशन के थपेड़े सहकर आज तक जिंदा बच गई। अभी तक 2 लाख साल की महातबाही को पार नहीं कर पाई हूँ। उसी वक्त मैं स्नो एम्परर की गोद से नीचे कूदा और बिना किसी फालतू ड्रामे के सीधे मुद्दे पर आया। मेरी स्पिरिट सोल बन जा। मैं तुझे आने वाली स्वर्गीय बिजली की तबाही से भी बचाऊंगा और तुझे देवताओं की दुनिया में ले जाकर अमरता भी दूंगा। नीले बालों वाली वो सुंदरी ब्लू सिल्वर एम्प्रेस झटके से रुक गई। उसकी भौहें तन गईं। किसी भी शक्तिशाली सोल बीस्ट के लिए इंसानों का यह ऑफर सबसे बड़ी बेइज्जती होता था। अगर आइस एम्परर वहां न खड़ी होती तो वो उसी वक्त मेरा गला दबा देती। सुंदरी, इस लड़के की पहचान वो चीज नहीं है जिसे तेरी अक्ल समझ सके। इसने जो कहा है बस खामोशी से मान ले, इसी में तेरी भलाई है। स्नो एम्परर ने अपनी ठंडी बर्फीली आवाज में कहा। भले ही उसने अपना पूरा प्रेशर बाहर न निकाला हो, लेकिन उसकी उस महारानी वाली एक ही नजर ने ब्लू सिल्वर एम्प्रेस के जिस्म को कांपने पर मजबूर कर दिया। ब्लू सिल्वर एम्प्रेस का दिल दहल गया। अबे ये किस लेवल का लौंडा है? दो महान 4 लाख साल पुराने राक्षस इसकी चाकरी कर रहे हैं और इसकी बॉडीगार्ड बने घूम रहे हैं। मैंने उसके दिमाग के घोड़ों को दौड़ने का मौका नहीं दिया और ठंडे टोन में आगे कहा,
तुझको खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। भले ही तू एक मामूली नीली घास से उठकर 3 बार बिजली के झटके सह चुकी है, लेकिन तू भी जानती है कि तेरे खून में वो असली ब्लू सिल्वर किंग रॉयल ब्लड लाइन का शुद्ध पानी नहीं है। 2 लाख साल का अगला झटका आते ही तू जलकर राख हो जाएगी। जब मौत तय है तो इस झूठे तख्त का क्या करेगी? मेरी मदद कर, मैं तुझे सचमुच की ब्लू सिल्वर क्वीन बनाऊंगा और गॉड रियल में तेरी एंट्री पक्की करूंगा। यह कहते ही मैंने अपना बायां हाथ हवा में उठाया। मेरी हथेली पर खिलते हुए कमल की तरह लाइफ सोर्स लाइफ ओरिजिन पावर की इतनी शुद्ध, गहरी और अनंत रोशनी निकली कि पूरी घाटी जगमगा उठी। ब्लू सिल्वर एम्प्रेस का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। इतनी बेमिसाल और असीम जीवन की शक्ति, ये नामुमकिन है। कोई इंसान अपने शरीर में इतनी शुद्ध गॉड पावर कैसे रख सकता है? जीवन तत्व की बीस्ट होने के नाते वो बहुत अच्छी तरह समझती थी कि मेरी हथेली पर चमकती ये ताकत 10,000 साल पहले वाले उस महान ब्लू सिल्वर एम्परर से भी कहीं ज्यादा खूंखार थी। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। आम इंसान गॉड ब्लड लाइन नहीं सह सकते, पर मैं तो पैदा ही देवताओं के घर हुआ था। बोल, तेरा क्या फैसला है? मैंने गहरी नजरों से उसे घूरा। नीली पोशाक वाली वो सुंदर औरत थोड़ी देर चुपचाप सोचती रही, फिर भारी मन से बोली, मैं मानती हूँ कि आपका टैलेंट इतिहास में सबसे अनोखा है। शायद आप 10,000 साल पहले वाले उस महापुरुष की तरह भगवान भी बन जाएं, लेकिन उससे मुझे क्या? आपकी स्पिरिट बनने का मतलब है अपनी आजादी खोना। इससे बेहतर तो यही है कि मैं अपनी बची कुची जिंदगी यहीं अकेले जीकर मर जाऊं। मेरी स्माइल और गहरी हो गई। शायद तू गलत समझ रही है। मैं तुझे कोई आम स्पिरिट नहीं बना रहा। मैं तुझे स्मार्ट स्पिरिट, सोल इंटेलिजेंट सोल रिंग बनाऊंगा। यानी तेरी खुद की सोच, तेरी यादें और तेरी आत्मा बिल्कुल वैसी ही आजाद रहेंगी जैसी अभी हैं। और जब मैं गॉड रियल्म पहुंचूंगा तब तू भी मेरे साथ अमर हो जाएगी। ये सुनते ही सिर्फ वो नीली सुंदरी ही नहीं, बल्कि पीछे खड़ी आइस एम्परर और स्नो एम्परर का भी दिमाग घूम गया। सोल बीस्ट्स के लिए अमरता और गॉड रियल्म में कदम रखना लाखों सालों पुराना एक ऐसा सपना था जो अब सिर्फ कहानियों में रह गया था। अगर यह रास्ता सच में मुमकिन था तो यह उन बीस्ट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं था जो हर 1 लाख साल में बिजली से जलकर मरने के डर में जीती थीं। ब्लू सिल्वर एम्प्रेस ने एक पल मुझे देखा, फिर उसने धीरे से अपने घुटने टेक दिए और अपना सिर नीचा कर लिया। मुझे आपकी सेवा स्वीकार है मेरे मालिक। नीली घास की फाइटिंग पावर भले ही बाकी खूंखार बीस्ट से थोड़ी कम हो, पर इसकी 2 खासियतें कमाल की थीं। पहली, अमर रहने वाली लाइफ एनर्जी, और दूसरी, मीलों दूर तक महसूस करने वाली सेंसिंग पावर। उसने मेरी तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि मेरा भविष्य किसी गहरे अथाह समंदर जैसा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। उसे यकीन हो गया कि इस लड़के के लिए भगवान बनना चुटकियों का खेल है। बहुत बढ़िया, मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। 1,90,000 साल पुरानी ये नीली घास भले ही अभी पूरी तरह क्वीन न बनी हो, पर मेरे शरीर के अंदर बहती विनाश और जीवन की भयंकर शक्तियों को झेलने के लिए इससे बेहतर कोई कंटेनर नहीं हो सकता था। खुद को न्यौछावर कर सैक्रिफाइस। तू मेरी ब्लड लाइन स्पिरिट बनेगी और जैसे जैसे मैं ताकतवर बनूंगा तू भी मेरे साथ विकसित होगी। मैंने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। ब्लू सिल्वर एम्प्रेस ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसका वो खूबसूरत इंसानी शरीर नीले और सुनहरे रंग की चमचमाती धूल में बदलने लगा। उसकी देह नीले सुनहरे क्रिस्टल जैसी चमक उठी जिसमें हल्की हल्की नीली बिजलियों की धारियां दौड़ रही थीं। ये उसकी 3 बार स्वर्गीय बिजली झेलने के बाद मिली अनोखी थंडर लाइटनिंग ताकत थी। चटाक! उसका क्रिस्टल शरीर हजारों चमकते हुए हीरों की तरह टूटकर बिखर गया। 1,90,000 साल पुराने महाराक्षस का यह आत्मत्याग, सैक्रिफाइस इतना खूंखार था कि पूरे 10,000 मील के दायरे में एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड फैल गया। आसपास के सारे इंसान और बीस्ट्स खौफ के मारे जमीन पर गिर पड़े। वो सारे नीले सुनहरे टुकड़े हवा में तैरते हुए सीधे मेरी तरफ आए और मेरे बाएं हाथ के अंदर समाने लगे। चटाक चटाक! हवा में तैरते हुए वो नीले सुनहरे टुकड़े भयंकर स्पीड से गोल गोल घूमने लगे और धीरे धीरे एक गोल रिंग की शक्ल में ढलने लगे। उनसे एक बहुत ही सुरीली और कड़क साउंड आ रही थी। मैं एकदम अलर्ट होकर खड़ा हो गया। भाई, ये कोई खेल नहीं था। 1,90,000 साल पुरानी खूंखार ग्रेट बीस्ट का न्यौछावर सैक्रिफाइस था। जरा सी लापरवाही और बंदा सीधे ऊपर। वैसे तो मेरी उम्र और लेवल के हिसाब से 1,90,000 साल की सोल रिंग एब्जॉर्ब करना नामुमकिन था। ओरिजिनल स्टोरी में जब 1 लाख साल की श्याओवू ने टैंग सैन के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था, तब टैंग सैन की आत्मा और शरीर दोनों की धज्जियां उड़ गई थीं। और अगर रिंग को सील करना हो तो उसकी शर्तें तो इतनी डेंजरस थीं कि बंदा वैसे ही निपट जाए। पर मैं यहाँ कोई आम रिंग लेने नहीं आया था। मैं ले रहा था ब्लड लाइन सोल रिंग, एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन रिंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे टैंग सैन के अंदर ब्लू सिल्वर किंग की असली ताकत जागी थी। भले ही मेरी वाली थोड़ी जुगाड़ू थी, पर काम कतई सॉलिड करने वाली थी। मैंने नीली घास ब्लू सिल्वर ग्रास को ही क्यों चुना? सिंपल गणित है भाई। इस नीली घास की अडेप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में सबसे कड़क होती है। ये किसी भी खतरनाक खून या ताकत से पंगा नहीं लेती, बल्कि उल्टे उसमें ढलकर उसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देती है। उधर गॉड रियल्म में अपने टैंग सैन का मुंह लटका हुआ था। हाथ में त्रिशूल सी गॉड
ट्राइडेंट पकड़े वो पसीने पसीने हो रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। सीन ये था कि उसकी अपनी माँ यिन के गॉड रियल्म जाने के बाद नीचे इंसानी दुनिया से असली ब्लू सिल्वर क्वीन का नामो निशान मिट गया था। टैंग सेक्ट की नीली घास वाले सोल मास्टर्स एकदम फुस्सी हो चुके थे। तो इस चालू बंदे ने खुद आसमान से बिजलियां गिरा गिरा कर 1,90,000 साल की नीली घास तैयार की थी ताकि भविष्य में टैंग सेक्ट का कोई लौंडा आए और इस ग्रेट बीस्ट को मारकर अपने खानदान का नाम रोशन करे। पर उसे क्या पता था कि उसके उस प्लान पर मैं बीच में ही डाका डाल दूंगा। अगर कोई आम बंदा होता तो टैंग सन आसमान से एक त्रिशूल मार के उसकी चटनी बना देता। पर मेरी प्रोफाइल देखी है आपने, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड ऑफ लाइफ का इकलौता वारिस। टैंग सैन भले ही कितना भी बड़ा शूरवीर बनता फिरे, पर दो गॉड किंग से पंगा लेने की औकात उसकी भी नहीं थी। ऊपर से गलती भी उसी की थी। अब वो चिल्ला चिल्लाकर सबको ये तो नहीं बता सकता था ना कि ये नीली घास मैंने खुद खेत में उगाई थी। तभी पीछे से उसकी बीवी शाओवू मटकती हुई आई। भैया क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हो। बच्चा पैदा होने के बाद शाओवू के चेहरे पर एक अलग ही मैच्योर भाभी वाला ग्लो आ गया था। टैंग सान ने अंदर ही अंदर खून के आंसू पीते हुए एक फेक स्माइल चिपकाई। कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ा थक गया हूँ। ये काइंडनेस और इविल गॉड भी ना खुद तो घूमने निकल गए और सारा काम आपके सिर पर डाल दिया। आप भी एक चेला इनहेरिटर ढूंढो ना, फिर हम भी बाहर घूमकर ऐश करेंगे। शाओवू ने प्यार से टैंग सान का हाथ दबाया। टैंग सान बस मुस्कुराकर रह गया। अबे असुरा गॉड की पावर अभी उसने खुद पूरी मास्टर नहीं की थी। वो अपनी गॉड पोजीशन किसी और को कटोरे में थोड़ी न दे देगा। लेकिन तभी उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक आई। किस्मत की ताकत, डेस्टिनी पावर का एक हल्का सा झटका उसे महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने माथे के त्रिशूल वाले सिंबल को चमकाया और सी गॉड्स लाइट की मदद से नीचे इंसानी दुनिया में झांका। वहां फटे पुराने सूती कपड़े पहने एक 6 साल का अनाथ लड़का अपना मार्टियल सोल जगा रहा था। अरे तेरी किस्मत का शहजादा, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, हुआ यू हाउ। टैंग सान का दिल खुशी से नाच उठा। क्या हुआ भैया, शाओवू ने पूछा। कुछ नहीं, नीचे की दुनिया में मुझे एक चमकता सितारा दिखा है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे टैंग सेक्ट से है। यही लड़का हमारे डूबते टैंग सेक्ट का बेड़ा पार लगाएगा। टैंग सान कतई कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। अगर वो इस किस्मत के शहजादे की पावर अपने नाम कर ले तो टैंग सेक्ट अगले 10,000 साल तक राज करेगा। वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। शाओवू ने ताली बजाई। वहीं कुछ दूरी पर बादलों के पीछे से एक 6-7 साल की छोटी बच्ची टैंग वुटोंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने माए बाप को देख रही थी। मौका बहुत सॉलिड है। उसने नीचे इंसानी दुनिया की तरफ देखा, अपने छोटे से दिल को मजबूत किया और फुस, बादलों के बीच से चुपचाप गायब हो गई। टैंग सान ने साइड में नजर घुमाकर देखा, पर चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके शातिर दिमाग में पहले से ही सब सेट था। उधर ब्लू सिल्वर वैली में मेरी सैक्रिफाइस प्रक्रिया अपने आखिरी पड़ाव पर थी। एक बहुत ही सुरीली घंटी जैसी आवाज गूंजी। मेरी सोल रिंग पर जो लाल रंग की दरारें थीं, वो पूरी तरह भर गईं। साथ ही मेरे दोनों हाथों में मौजूद नीली घास में एक जबरदस्त बदलाव आया। भले ही ये लाइफ सोर्स की रिंग थी, पर चूंकि इसने मेरी ओवरऑल ब्लड लाइन को अपग्रेड कर दिया था, इसलिए इसका असर मेरे दोनों सोल्स पर पड़ा। मेरी नीली घास की नसें नीली सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। उसकी पत्तियां लंबी और पैनी हो गईं और पूरी बॉडी पर नीली बिजलियों की हल्की हल्की धारियां तैरने लगीं। तभी मेरे अंदर की लाइफ सोर्स पावर और इस नीली घास का खून आपस में रिएक्ट करने लगे। भूरे सुनहरे रंग की स्पिरिट पावर जैसे ही रिंग में घुसी, उस लाल रंग की सोल रिंग पर सोने के चमकते हुए सिंबल्स, गोल्डन रून्स उभर आए। अबे ये क्या सीन है? मैं थोड़ा चौंक गया। तभी मेरी खोपड़ी में उस नीली घास ब्लू सिल्वर एम्प्रेस की आवाज गूंजी। उसकी आवाज में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। मालिक, आपके और मेरे मिलन के बाद आपकी लाइफ सोर्स पावर ने मेरे खून की सारी कमियों को हमेशा के लिए मिटा दिया है। अब मैं सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया की असली शुद्ध ब्लू सिल्वर क्वीन बन चुकी हूँ। मैं भी हैरान रह गया, पर बात लॉजिकल थी। 1,90,000 साल तक तपस्या करने वाली बीस्ट में पोटेंशियल तो पूरा था, बस उसे लाइफ ट्री ऑफ लाइफ के शुद्ध खून का धक्का चाहिए था। और चूंकि अब मैं असली क्वीन बन चुकी हूँ, उसकी आवाज में गजब का एटीट्यूड था। तो अब इस पूरी धरती की एक एक नीली घास मेरी प्रजा है। बूम! घाटी में मौजूद लाखों नीली घासें पागलों की तरह झूमने लगीं। अपने नए राजा का स्वागत करने के लिए हवा में नीली रोशनी के लाखों छोटे छोटे कण तैरने लगे। वो सारी एनर्जी बहती हुई आई और मेरी उस लाल रंग की सोल रिंग में समा गई। देखते ही देखते वो लाल रंग की रिंग बदल गई और उसका कलर हो गया नीला संतरी, ब्लू ऑरेंज कलर, और उसके ऊपर सोने के सिंबल्स किसी गॉड वेपन की तरह चमकने लगे। उसकी वाइब्स 10 गुना बढ़ गई। आइस एम्परर की आंखें बाहर निकल आईं। अबे तेरी, ये तो ऐन मौके पर प्रमोट होकर 2 लाख साल की ग्रेट बीस्ट रिंग बन गई। स्नो एम्परर ने भी शांति से सिर हिलाया। चलो, कम से कम अब ये जियाओ के साथ खड़े होने लायक तो बनी। मैंने तुरंत अपनी हथेली खोली। बहुत हुआ ड्रामा, अब इस रिंग की पावर को दबाओ। अगर ये एनर्जी मेरी बॉडी में लीक हुई तो मैं यहीं पर गुब्बारे की तरह फट जाऊंगा। जी मालिक। ब्लू सिल्वर क्वीन ने तुरंत मेरी बात मानी। वो चमकती हुई शानदार नीला संतरी रंग की 2 लाख साल पुरानी रिंग धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगी। नीला संतरी, फिर लाल 1 लाख साल, फिर काला 10,000 साल।
और आखिरकार वो थम गई पीले रंग 100 साल की मामूली रिंग पर। लेकिन उस पीले रंग की रिंग के ऊपर आज भी वो भूरे सुनहरे रंग के शाही सिंबल्स छपे हुए थे, जो ये बता रहे थे कि ये कोई मामूली 100 साल की कचरा रिंग नहीं, बल्कि एक असली गॉड लेवल की सील की हुई रिंग है। चलो भाई, मैंने राहत की सांस ली और पसीना पोंछा। ओपनिंग तो कतई जहर हुई है। भले ही देखने में ये 100 साल वाली पीली रिंग लग रही थी, पर उसके ऊपर छपे वो सुनहरे भूरे शाही सिंबल्स रून्स इसकी असली औकात चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे। खैर, मुझे कोई मलाल नहीं था। आखिरकार ये ब्लड लाइन रिंग मेरे साथ साथ खुद ब खुद ग्रो इवॉल्व होने वाली थी। मैंने अपनी हथेली खोली तो दोनों हाथों से नीली घास के पौधे बाहर निकल आए। बाएं हाथ की नीली घास में सुनहरी भूरी धारियां थीं, जिनसे असीम लाइफ सोर्स जीवन की शक्ति छलक रही थी, और दाएं हाथ की नीली घास काले बैंगनी रंग की थी, जिस पर डार्क रेड सिंबल्स छपे थे और उससे डिस्ट्रक्शन सोर्स विनाश की तबाही टपक रही थी। मैं अच्छी तरह जानता था, ये नीली घास तो बस एक जरिया मीडियम थी। मेरे असली सोल्स तो वही दोनों गॉड किंग पावर्स थे। बस नीली घास ने उन्हें इस दुनिया के नियमों में ढलने का एक आधार दे दिया था। इसी के साथ दो नए सोल स्किल्स मेरे दिमाग में सीधे छप गए। हेवेंस थंडर, हेवेंस लाइटनिंग एबिलिटी, नीली घास के जरिए सीधे स्वर्गीय बिजली का हमला पेलना, और एम्परर डोमेन, इंपीरियल डोमेन, ब्लू सिल्वर डोमेन का बाप वर्जन। इसके अलावा नीली सुंदरी के न्यौछावर सैक्रिफाइस से हवा में तैरती हुई एक नीली सुनहरी लेफ्ट लेग बोन, 2 लाख ईयर ओल्ड बोन मेरे हाथ में आ गिरी। 2 लाख साल की सोल बोन। इसे अभी संभाल के रख लेता हूँ। मैंने उसे झोले में ठूंस दिया। वैसे तो यह हड्डी बहुत खास थी, पर मुझे अपने शरीर में और ब्लू सिल्वर ब्लड ठूंसने की जरूरत नहीं थी। जो स्किल्स इस हड्डी से मिलते, जैसे उड़ना या हीलिंग, वो तो डोमेन में पहले से फ्री मिल रहे थे। इसे मैं आगे चलकर अपनी गैंग में किसी टैलेंटेड बंदे को पटाने या रिझाने के लिए काम में लाऊंगा। आखिर अकेले गॉड रियल्म थोड़े ही जाना है, पूरी पलटन लेके चढ़ाई करनी है। तभी उस पीली रिंग में से नीली सुंदरी की एक खूबसूरत धुंधली सी आत्मा बाहर आई और उसने झुककर आदाब किया। प्रणाम मेरे मालिक। उठ जा। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया। आज से तेरा नाम आलान एलैन है। ये सब देखकर आइस एम्परर झट से मेरे पास चिपकी और उत्तेजित होकर बोली, छोटू, सच सच बता, जो तूने कहा था वो सच है क्या? तेरी स्मार्ट स्पिरिट बनके सच में तेरे साथ भगवान बना जा सकता है क्या? ये सवाल काफी देर से उसके पेट में मरोड़ उठवा रहा था। बिल्कुल, मैंने सीना ठोक कर कहा। जो स्पिरिट मेरी आत्मा से जुड़ जाएगी, जब मैं भगवान बनूंगा तो वो भी अमर हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्नो एम्परर और आइस एम्परर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। लाखों सालों से हर 1 लाख साल में आने वाली मौत की बिजली से बचने का यह सबसे सॉलिड रास्ता था। भले ही वे इस बात पर असमंजस में थीं, पर मेरे इस सीधे जवाब ने उनके दिमाग के कपाट खोल दिए थे। उनकी हिचकिचाहट देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। अरे चिल मारो स्नो बहन और आइस बहन। अगर तुम मेरी स्पिरिट न भी बनो, तब भी जब मैं गॉड किंग बनूंगा तो भगवानों वाले पर्सनल कोटे से तुम दोनों को सीधा गॉड रियल में एंट्री दिला दूंगा। सच्ची? आइस एम्परर की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह मेरे शेरा, बहन ने ऐसे ही थोड़े ही तुझे दूध पिला पिला के बड़ा किया है। आ इधर, एक गप्पी दे दे। उसने जैसे ही मेरे माथे पर एक पप्पी चिपकाई, हवा में एक बर्फीला हाथ निकला और उसने आइस एम्परर की गर्दन दबोचकर उसे बिल्ली के बच्चे की तरह हवा में टांग दिया। आइस एम्परर ने पीछे मुड़कर देखा। स्नो एम्परर की नीली आंखें एकदम जहरीली और ठंडी थीं। स्नो एम्परर ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मेरे पास आई, अपने रेशमी बाल कान के पीछे किए और झुककर मेरे गाल पर अपने गर्म भीगे होंठ टिका दिए। बहुत बहुत शुक्रिया जियाओ। मैं तो एक सेकंड के लिए सन्न रह गया। चेहरा पोंछते हुए सोचा, अबे स्नो एम्परर तो हमेशा कड़क रहती थी, आज ये रोमियो मोड में कैसे आ गई? आइस एम्परर बेचारी हवा में लटकी मुंह ताक रही थी कि अबे जलन के मारे खुद ही चांस मार गई। स्नो एम्परर के गाल हल्के से गुलाबी हो गए। उसने माहौल की ऑकवर्डनेस मिटाने के लिए जबरदस्ती गंभीर टोन बनाई। खैर, जब सोल रिंग का काम हो गया है तो क्या अब वापस एक्सट्रीम नॉर्थ चलें? मैंने एक सीक्रेट मैप बाहर निकाला और रहस्यमयी स्माइल दी। नहीं, अभी तो मैंने आप दोनों बहनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रखा है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आइस एम्परर ने उत्सुकता से पूछा। वहां पहुंचकर देखना। मैंने सस्पेंस बनाए रखा। स्नो एम्परर ने मुझे दुलार से देखा। चल ठीक है, वैसे भी मैं 20,000 सालों से बाहर नहीं निकली हूँ। आज इंसानों की दुनिया भी देख ही लेते हैं। हम तीनों उड़ते हुए हेवन सोल एम्पायर के नॉर्दर्न बॉर्डर की एक बहुत ही आलीशान और बड़ी सिटी के ऊपर पहुंचे। ड्रैगन सिटी! ये शहर तो काफी जबरदस्त है। आइस एम्परर ने नीचे देखा। अजीब बात है, यहाँ के इंसानों ने कभी हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ पर हमला नहीं किया ना? स्नो एम्परर ने ठंडे टोन में जवाब दिया। ज्यादा खून खराबे से सिर्फ बेकसूर मारे जाते हैं। जब तक इंसान हमारी सरहद में घुसपैठ न करें, मुझे जंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने लिमिट क्रॉस की तो पूरा शहर बर्फ में दफन कर दूंगी। उड़ते उड़ते हम तीनों एक विशाल संप्रदाय सेक्ट के बाहर उतरे। दरवाजे के ऊपर एक विशालकाय पीले भूरे रंग का ड्रैगन, अर्थ ड्रैगन, अपनी मूंछें ताने बैठा था। दरवाजे पर खड़े 2 गार्ड्स ने हमें देखा और सीधे आगे आए। छोटे जनाब, ये अर्थ ड्रैगन सेक्ट है। आप यहाँ किससे मिलने आए हैं?
मैंने एकदम शांत और शाही अंदाज में कहा। अपनी सेक्ट मास्टर नाई शुई शुई नान शुई शुई को बाहर बुलाओ, मुझे उनसे एक काम की डील करनी है। दोनों गार्ड्स एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अबे 6 साल का लौंडा सेक्ट मास्टर से डील करने आया है, कहीं कोई मजाक तो नहीं? उन्हें सोच में पड़ा देखकर अपनी आइस एम्परर का पारा चढ़ गया। उसने मुक्का भींचा और गर्जी, सड़े हुए टटपूंजियों, सीधे सीधे जाके अपनी मैडम को बुलाओ, वरना एक लात में पूरा सेक्ट उड़ा दूंगी। बूम! 3,90,000 साल पुरानी खूंखार बीस्ट का प्रेशर ऐसा फूटा कि उन दोनों सोल एम्परर लेवल के गार्ड्स की पैंट गीली हो गई। वो घिसटते हुए रोते बिलखते सेक्ट के अंदर भागे। कुछ ही देर में अंदर से गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी चियोंगसम कीपाओ पहने एक बहुत ही सुंदर मैच्योर महिला बाहर निकली। यह थी सेक्ट मास्टर नाई शुई शुई। उसने हम तीनों पर नजर दौड़ाई। एक 6 साल का बेहद खूबसूरत और ठाठदार लड़का मैं, और 2 ऐसी औरतें स्नो और आइस जिनकी स्पिरिट पावर का कोई था ही नहीं मिल रहा था। उनकी बॉडी से टपक रहा प्रेशर नाई शुई शुई का दम घोट रहा था। टाइटल डुलुओ नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक। नाई शुई शुई का दिल धक धक करने लगा, पर बरसों से सेक्ट चलाने के तजुर्बे की वजह से उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए एक मीठी स्माइल दी। प्रणाम, मैं नाई शुई शुई हूँ। आप जैसे महान हस्तियों का हमारे छोटे से अर्थ ड्रैगन सेक्ट में स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे वाह, हमारे इस छोटे से ड्रैगन सेक्ट में आप लोगों के कदम पड़े, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। आइए आइए, मेन हॉल में चलकर आराम से बात करते हैं। नाई शुई शुई ने बहुत ही मीठी और डिप्लोमेटिक स्माइल के साथ हाथ जोड़कर कहा। हम तीनों उसके पीछे पीछे भव्य मेन हॉल में आ गए। हॉल में घुसते ही हमेशा सबसे ऊंचे तख्त पर बैठने की आदी स्नो एम्परर बिना किसी झिझक के सीधे जाकर सेक्ट मास्टर की मुख्य कुर्सी, मैं चेयर पर जम गई। आइस एम्परर भी बड़े टैलेंटेड अंदाज में उसके ठीक बगल वाली वीआईपी सीट पर पैर चढ़ाकर बैठ गई। नाई शुई शुई का मुंह एक सेकंड के लिए टेढ़ा हो गया। मन ही मन वो भड़क उठी। अबे, ये मेरा सेक्ट है। माना कि तुम लोग खतरनाक टाइटल डुलुओ लगती हो, पर अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। 1000 साल पुराना सेक्ट है हमारा, थोड़ी तो तमीज दिखाओ। माहौल में हल्की सी कड़वाहट घुलते ही मैंने बात संभाली। मैंने नाई शुई शुई की तरफ इशारा करके कहा, मैडम शुई शुई, आप भी बैठिए ना। मैंने उसके लिए साइड वाली कुर्सी खाली की और खुद बड़े आराम से स्नो एम्परर की मखमली गोद में जाकर बैठ गया। नाई शुई शुई ने अपने अंदर उठते गुस्से के बवंडर को दबाया और कड़वी घूंट पीकर बैठ गई। उसने चाय सर्व करने का इशारा किया और सीधी बात पर आई। बताइए, आप तीनों हस्तियां मेरे छोटे से सेक्ट के पास क्या बिजनेस डील लेकर आई हैं? मैंने एकदम ठंडे और शांत टोन में कहा, बिजनेस डील करने के लिए हम 3 नहीं आए हैं मैडम। डील सिर्फ मेरे और आपके बीच में होनी है। आपके और मेरे बीच? नाई शुई शुई ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और उसके होठों पर एक चुभने वाली स्माइल आ गई। एक 6 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी गंभीर बातें सुनकर उसे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। अबे, दूध के दांत टूटे नहीं और चला है सेक्ट मास्टर से डील करने। तभी दासी चाय की ट्रे लेकर आई। वो जैसे ही स्नो एम्परर को कप थमाने लगी, स्नो एम्परर ने हवा में बस अपनी उंगली उठाई। सर्रर, फ्रीज! हवा में मौजूद नमी तुरंत जम गई और 2 कतई खूबसूरत चमकदार बर्फ के कप आइस कप्स बनकर हवा में तैरने लगे। चाय इसमें ढालो, स्नो एम्परर ने ठंडे टोन में कहा। दासी की तो फटी की फटी रह गई। उसने कांपते हाथों से गर्म चाय उन बर्फ के कपों में डाल दी। स्नो एम्परर ने अपनी स्पिरिट पावर से एक कप नाई शुई शुई की तरफ हवा में तैरा दिया। लीजिए, चाय पीजिए। नाई शुई शुई ने हैरान होकर कप पकड़ा। ताज्जुब की बात यह थी कि वो कप बर्फ का बना था, फिर भी उसके हाथों को बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा था। और जब उसने घूंट भरा तो उबलती हुई चाय का टेम्परेचर एक सेकंड में ऐसा परफेक्ट हो गया कि गले में उतरते ही आनंद आ गया। नाई शुई शुई के दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई। वो सोल डुलुओ लेवल की मास्टर थी। उसे समझ आ गया कि सामने बैठी ये औरत कोई मामूली बंदा नहीं, बल्कि अल्टीमेट आइस एक्सट्रीम आइस की वो किंवदंती है जो दुनिया में शायद ही कभी देखने को मिलती है। उसके तेवर एक सेकंड में बदल गए। वो तुरंत सीधे होकर बैठी और मेरी तरफ देखकर बोली, अरे छोटे जनाब, हाँ तो आप क्या डील बता रहे थे? जल्दबाजी किस बात की? मैंने एक स्माइल दी। डील से पहले क्या मैं आपकी रोग ड्रैगन रूज डेमोलिशन ड्रैगन स्पिरिट देख सकता हूँ? नाई शुई शुई ने कोई नखरा नहीं दिखाया। उसने अपनी स्पिरिट पावर रिलीज की। उसके माथे पर एक गुलाबी रंग का हीरा चमका और उंगलियों पर लाल गुलाबी रंग के ड्रैगन स्केल्स उगाए। उसके पीछे एक विशालकाय खूंखार ड्रैगन का साया बन गया। बहुत बढ़िया, मैंने तारीफ की। ड्रैगन टाइप स्पिरिट्स में ये एनिहिलेशन डेमोलिशन प्रॉपर्टी वाली ड्रैगन काफी रेयर मानी जाती है। ये किसी भी एलिमेंट को नष्ट करने का दम रखती है। अपनी तारीफ सुनकर नाई शुई शुई का ईगो थोड़ा संतुष्ट हुआ। उसने स्पिरिट वापस खींची और कहा, मैंने स्पिरिट दिखा दी, अब डील बताओ। डील बहुत सिंपल है। मैंने सीधे तीर निशाने पर मारा।
आपकी स्पिरिट अच्छी है पर टॉप टियर ड्रैगन नहीं है। इसी वजह से आप बरसों से टाइटल डोलुओ रैंक 90 बनने के लिए तरस रही हैं और आपका लेवल अटका हुआ है। आपके इस सेक्ट के पीछे एक सीक्रेट कोल्ड स्प्रिंग वेल है ना? उसके अंदर एक भयंकर बर्फीला गुफा मार्ग आइस केव है जहाँ बेहिसाब स्पिरिट एनर्जी और दुर्लभ धातुएं छुपी हैं। वही जगह मुझे चाहिए। क्या? नाई शुई शुई झटके से अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से और डर से लाल हो गईं। ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ अर्थ ड्रैगन सेक्ट के हर पुश्तैनी सेक्ट मास्टर को ही पता होता था। तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? मेरे सेक्ट में गद्दार कौन है? मैंने बिना पलक झपकाए झूठ पेला। मुझे ये बात एक पुराने प्राचीन खजाने के नक्शे एंशिएंट रूइंस मैप से पता चली है। तमाशा मत कीजिए मैडम, आपके पूरे सेक्ट में एक भी अल्टीमेट आइस वाला बंदा नहीं है। वो गुफा आपके किसी काम की नहीं है, वो बस मिट्टी में सड़ रही है। अगर आप वो जगह मेरे हवाले करती हैं तो मैं आपकी स्पिरिट की एनिहिलेशन पावर को असली डिस्ट्रक्शन सोर्स डिस्ट्रक्शन ओरिजिन पावर में अपग्रेड कर दूंगा, जिससे आपका टाइटल डोलुओ बनना चुटकियों का खेल हो जाएगा। फिर मैंने अपनी टोन थोड़ी कड़क की। और वैसे भी अगर हम इसे प्यार से मांगने के बजाय छीनने पर उतर आए तो आज इस सेक्ट का नामो निशान मिट जाएगा। नाई शुई शुई का दिल दहल गया। उसने स्नो और आइस की तरफ देखा। उनकी खामोशी ही यह बताने के लिए काफी थी कि वो पूरा शहर राख कर सकती हैं। तुम मेरी स्पिरिट को डिस्ट्रक्शन पावर कैसे दे सकते हो? नाई शुई शुई ने घबराते हुए पूछा। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरी हथेली पर वो काले बैंगनी रंग की नीली घास उगी जिस पर डार्क रेड सिंबल्स चमक रहे थे और बैंगनी बिजलियां तड़प रही थीं। नाई शुई शुई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी एनिहिलेशन स्पिरिट इस काले पौधे को देखते ही खौफ से कांपने लगी। ये तो तबाही का असली बाप था। अब यकीन आया। मैंने उस काली घास से एक छोटी सी बैंगनी चिंगारी निकालकर हवा में उड़ाई। मेरी थोड़ी सी गाइडेंस और तेरी स्पिरिट का लेवल आसमान छूने लगेगा। नाई शुई शुई ने तुरंत अपना सिर झुकाया। उसके तेवर पूरी तरह ढीले पड़ गए। छोटे हुजूर, आपने जो कहा बिल्कुल सच है। मैं आपको उस गुफा का रास्ता दिखाती हूँ। स्नो एम्परर ने अपनी ठंडी नजरों से नाई शुई शुई को घूरा। आइंदा से इसके लिए कोई फालतू शब्द मत निकालना। छोटे जनाब कहने की भी औकात नहीं है तेरी। नाई शुई शुई पसीने पसीने हो गई। जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा छोटे हुजूर, मास्टर जियाओ, कृपया मेरे पीछे आइए। नाई शुई शुई हमें सेक्ट के पिछले हिस्से में मौजूद एक बहुत ही पुराने कुएं एंशिएंट वेल के पास ले आई। कुएं के अंदर से हड्डियों को जमा देने वाली बर्फीली भाप निकल रही थी। मास्टर जियाओ, इस कुएं के नीचे एक सीक्रेट दरवाजा है। उसका पासवर्ड और मैकेनिज्म ये है। उसने चुपचाप सारा सीक्रेट कोड हमें बता दिया। कोड मिलने के बाद मैंने इशारा किया तो नाई शुई शुई बहुत समझदारी दिखाते हुए वहां से रफू चक्कर हो गई। उसके जाते ही आइस एम्परर कुएं के किनारे पर खड़ी हुई और नीचे झांककर उत्सुकता से बोली, छोटू, अब देर किस बात की? चल फटाफट नीचे चल के देखते हैं। आइस एम्परर ने कुएं के मुहाने पर उचकते हुए उतावली होकर कहा। उसकी रगों में आइस गॉड का खून बह रहा था, इसलिए कुएं की गहराइयों से आ रही एक बहुत ही पवित्र और असीम ठंडक का एहसास उसे पहले ही होने लगा था। मैंने चेहरे पर एक सीक्रेट स्माइल लाई और आराम से कहा, अरे ठंड रख आइस बहन, जल्दबाजी कैसी? मुझे तो यहाँ ऊपर खड़े खड़े ही पता चल गया है कि नीचे क्या छिपे बैठा है। ये 10,000 ईयर्स मिस्टिक आइस केव 10,000 ईयर मिस्टीरियस आइस केव वनजाइगेन बिंखू है। क्या? हमेशा बर्फ की तरह शांत और गंभीर रहने वाली स्नो एम्परर की आवाज अचानक ऊंची हो गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर गहरी हैरत और बेइंतहा खुशी के भाव तैर गए। वहीं आइस एम्परर की तो सांसें ही थम गईं। वो हांफते हुए चिल्लाई, क्या सच में? ये सचमुच वही पौराणिक मिस्टिक आइस केव है? ये नामुमकिन है यार। लाखों सालों से जीने के बाद भी इन दोनों महाराक्षसों के लिए यह जगह सिर्फ पुरानी कहानियों और मिथकों में सिमटी हुई थी। स्नो एम्परर ने अविश्वास से बुदबुदाते हुए कहा, कहावतों में लिखा है कि मिस्टिक आइस केव को ढूंढने के लिए किस्मत के बहुत बड़े वरदान ग्रेट डेस्टिनी / फॉर्चून की जरूरत होती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक्सट्रीम नॉर्थ का कोना कोना छान मारा, पर मुझे मिट्टी की चुटकी तक नहीं मिली। और आज ये जगह यहाँ इंसानों के शहर में मिल गई। कहते कहते उसकी नीली आंखें मेरी तरफ मुड़ी। हम तीनों ने एक साथ उस बर्फीले कुएं के बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। पानी के नीचे नाई शुई शुई के बताए मैकेनिज्म को दबाते ही एक विशाल सीक्रेट दरवाजा खुला। जैसे ही हम उस गुफा के अंदर दाखिल हुए, हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी की पूरी गुफा नीले, पारदर्शी और चमकदार क्रिस्टलों से सजी हुई थी। हवा में तैरती अल्टीमेट आइस की एनर्जी इतनी गहरी थी कि लग रहा था मानो हम देवताओं के किसी स्वर्ग में आ गए हों। आइस एम्परर खुशी के मारे झूम उठी। वाह, कसम से ये सचमुच वही मिस्टिक आइस केव है। ये अभी असली मिस्टिक आइस केव नहीं है। मैंने नीले क्रिस्टलों को छूते हुए कहा, ये सब तो सिर्फ आइस डिजीज क्रिस्टल्स हैं। असली गुफा बस थोड़ी ही दूरी पर होनी चाहिए। हम आगे बढ़े तो कुएं के पास ही एक छोटा सा बर्फीला सुराख मिला। उसके अंदर सफेद रंग के दर्जन भर बर्फीले खंभे आइस पिलर्स खड़े थे, जिनसे बर्फीली हवा के तूफान की तरह धाराएं निकल रही थीं। आइस एम्परर का दिल गदगद हो गया। यही है वो जगह। आखिरकार जो चीज लाखों सालों से कहानियों में ढूंढती फिर रही थी, वो इतनी आसानी से मेरे सामने खड़ी है। उसकी आवाज खुशी के मारे कांप रही थी। स्नो एम्परर ने थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा,
बर्फीले पानी की मात्रा थोड़ी कम है। ऐसा लगता है कि इसका काफी हिस्सा जमा होकर उन नीले क्रिस्टलों में बदल गया। आइस एम्परर ने सीना ठोक कर कहा, अरे स्नो बहन, इतना बहुत है। अगर मैं इस ऊर्जा को सोख लूं तो पूरे महाद्वीप के टॉप 5 महाराक्षसों में मेरी जगह पक्की है। और तुम्हारी बात करूं तो तुम सीधे इस महाद्वीप के नंबर 1 बीस्ट दी टियान की गद्दी छीन सकती हो। स्नो एम्परर ने मुस्कुराते हुए आइस एम्परर के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई। पागल हो गई है क्या? थोड़ा संयम रख, हमें जियाओ के लिए भी तो बचा कर रखना है। अगर भविष्य में इसे अल्टीमेट आइस एक्सट्रीम आइस की साधना करनी पड़ी तो? आइस एम्परर ने झट से मजाक उड़ाया, अरे इसका हल तो एकदम सिंपल है। हम दोनों आगे चलकर इसकी स्पिरिट सोल्स ही तो बनने वाली है ना। वैसे भी तुम कौन सा इस लौंडे से दूर रहना चाहती हो? स्नो एम्परर का गोरा चेहरा एकदम से लाल टमाटर जैसा हो गया। दोनों बहनों ने इस खजाने को देखने के बाद तुरंत इसी गुफा में बंद कमरे की साधना सिक्लूजन ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला कर लिया। मैं अभी अभी पहला रिंग हासिल करके निकला था, इसलिए मेरी बॉडी इतनी भयंकर बर्फीली एनर्जी को ज्यादा देर नहीं झेल सकती थी। स्नो एम्परर खुद मुझे बाहर लेकर आई और उसने नाई शुई को सामने खड़ा करके बेहद ठंडी कातिलाना नजरों से चेतावनी दी, अगर मेरे जियाओ को एक खरोंच भी आई तो इस अर्थ ड्रैगन सेक्ट का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगी। नाई शुई की रूह कांप गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़े, माते, आप निश्चिंत होकर साधना करें, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर छोटे हुजूर को कुछ नहीं होने दूंगी। स्नो एम्परर ने संतुष्ट होकर नाई शुई के शरीर में अपनी शुद्ध अल्टीमेट आइस की एक किरण ट्रांसफर कर दी। यह उस बेचारी के लिए सुरक्षा गार्ड फी भी थी और उसकी तरक्की का दरवाजा भी। जाने से पहले स्नो एम्परर ने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। जियाओ, अगर कोई भी मुसीबत आए तो तुरंत कुएं के पास आकर मुझे और आइस को आवाज देना। मैंने भोलेपन से सिर हिलाया। स्नो एम्परर भारी मन से वापस गुफा में लौट गई। आखिरकार 6 सालों से हम हर पल साथ रहे थे, उसकी आदत जो हो गई थी। 3 साल बाद एक गुलाबी रंग के मखमली बिस्तर पर मेरी आंखें खुली। सोल रिंग्स और गॉड ब्लड लाइन के असर से अब मैं कोई 6 साल का बच्चा नहीं, बल्कि 12-13 साल का एक बेहद हैंडसम और रोबीला नवयुवक लग रहा था। आखिरकार लेवल 20 टच हो ही गया। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी कमर के पास तैरती हुई पहली रिंग को चमकाया। वो पीली रिंग अब अपने आप प्रमोट होकर बैंगनी रंग की 1000 साल की रिंग 1000 ईयर पर्पल रिंग में तब्दील हो चुकी थी। हालांकि उस पर छपे सुनहरे भूरे सिंबल्स आज भी उतने ही क्लासी लग रहे थे। तभी बगल में गुलाबी नाइटी पहने नाई शुई बिस्तर से उठी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक परिपक्व और कातिलाना औरत का निखार झलक रहा था। उसकी एनिहिलेशन ड्रैगन को असली डिस्ट्रक्शन में बदलने के लिए मैंने अपना एक सीक्रेट तरीका इस्तेमाल किया था। रात में सोने का अधिकार त्याग कर मैंने अपनी डिस्ट्रक्शन पावर की किरणें उसके शरीर में घोली थीं। मास्टर जियाओ, आप लेवल 20 पहुंच गए? नाई शुई ने सुरीली आवाज में पूछा। हाँ, रैंक 20 पूरा हो गया, मैंने जवाब दिया। इन 3 सालों में बर्फीली बहनें तो गुफा में सोई रहीं, पर मैंने अर्थ ड्रैगन सेक्ट के बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड्स और सीक्रेट कोल्ड स्प्रिंग का पूरा फायदा उठाया। नाई शुई का लेवल भी इन 3 सालों में 3 रैंक बढ़ चुका था। एक सोल डॉलुओ के लिए 3 साल में 3 रैंक बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह सब मेरी डिस्ट्रक्शन पावर और स्नो एम्परर की दी हुई एनर्जी का कमाल था। बहुत बढ़िया, नाई शुई ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बेटी छ्यू नान क्यू भी रैंक 20 पर पहुंचने वाली है। मैं तुम दोनों को स्टार डॉ फॉरेस्ट स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट ले चलती हूँ, जहाँ तुम दोनों के लिए दूसरी सोल रिंग्स का शिकार करेंगे। मुंह हाथ धोने के बाद हम बाहर आए तो देखा कि सीढ़ियों पर एक गुलाबी फ्रॉक पहने बेहद प्यारी सी लड़की बैठी है। नान छ्यू वो हाथ में एक गेंदे का फूल लिए उसकी पंखुड़ियां उखाड़ उखाड़ कर जमीन पर फेंक रही थी और मुंह फुलाकर गुड़स्सा निकाल रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची? सुबह सुबह किसने मेरा मूड खराब कर दिया? नाई शुई ने पास जाकर पूछा। नान छ्यू ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मम्मी, वो हेवन ड्रैगन सेक्ट का यू टियानलोंग बाजार में मुझसे टकराया और माफी मांगने के बजाय ताना मारने लगा। कहने लगा कि हमारा अर्थ ड्रैगन सेक्ट कभी उनके बराबरी नहीं कर सकता। मम्मी, क्या सच में हमारा सेक्ट उनसे नीचा है? नाई शुई खामोश हो गई। दोनों सेक्ट एक ही शहर में थे और दोनों के पास ड्रैगन टाइप सोल्स थीं। हेवन ड्रैगन सेक्ट के पास लाइटनिंग ड्रेक जैसी खतरनाक स्पिरिट थी, जिसकी वजह से वे हमेशा आगे रहते थे। पर नाई शुई जानती थी कि अब बाजी पलटने वाली है। मेरी बदौलत उसकी स्पिरिट अब आम ड्रैगन नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्शन ड्रैगन बनने जा रही थी। मैं आगे बढ़ा और छ्यू के सुनहरे बालों को सहलाते हुए बोला, रो मत पगली, अगली बार जब वो छिपकली का बच्चा तुझे रास्ते में मिले तो मुझे बताना। उसकी ऐसी कुटाई करूंगा कि ड्रैगन से केंचुआ बन जाएगा। इन 3 सालों में छ्यू मेरे साथ ही बड़ी हुई थी। वो मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी थी, पर प्यार से मुझे हमेशा जियाओ भैया कहकर बुलाती थी। मेरी बात सुनकर उसने अपने आंसू पोंछे और उसके गोरे गाल शर्म से हल्के गुलाबी हो गए। जियाओ भैया, तुम्हें उसे बहुत मारना पड़ेगा। हम तीनों स्टार डॉ फॉरेस्ट स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के लिए रवाना हो गए।
चूंकि हेवन सोल एम्पायर के लोग सोल टूल्स से नफरत करते थे और पारंपरिक सोल मास्टर्स की तरह पैदल चलने में विश्वास रखते थे, पर नाई शुई शुई ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके एक फ्लाइंग सोल टूल का जुगाड़ कर लिया, जिससे हमारा रास्ता बेहद आसान हो गया। हवा में उड़ते समय छियू छियू बोर होने लगी तो उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, जियाओ भैया, अपनी दूसरी सोल रिंग के लिए तुम किस लेवल और किस टाइप के बीस्ट का शिकार करने वाले हो? लाइफ प्रॉपर्टी वाला बीस्ट। और रही बात उम्र की, तो लगभग 3000 साल पुरानी रिंग, 3000 ईयर ओल्ड रिंग। मैंने अपनी मजबूत बॉडी का हिसाब लगाकर एकदम सटीक जवाब दिया। छियू छियू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी बची कुची हेकड़ी एक सेकंड में हवा हो गई। एक आम सोल मास्टर अपनी दूसरी सोल रिंग ज्यादा से ज्यादा 700-800 साल की ले सकता है। यहाँ ये 12 साल का लौंडा सीधे 3000 साल की रिंग लेने की बात कर रहा था। छियू छियू खुद को अपने सेक्ट की सबसे बड़ी महारानी मानती थी, पर मेरे सामने उसकी ऑल इंडिया रैंक सीधे धरातल पर आ गिरी थी। नाई शुई शुई ने अपनी बेटी का मुंह लटका देखकर हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगता है जियाओ भैया तेरे जैसे रोज मलाई खाकर सोता है? इसने पिछले 3 सालों में उस बर्फीले कुएं के खौफनाक पानी में तपस्या की है। तू इसकी बराबरी सपने में भी नहीं कर सकती। छियू छियू ने अपना मुंह और फुला लिया। हाँ ठीक है, मैं भी अब से खूब मेहनत करूंगी। बातें करते करते हम स्टार डॉ फॉरेस्ट की सीमा में पहुंच गए। हमने उड़ने वाला टूल जेब में रखा और पैदल घने जंगलों के अंदर कदम बढ़ा दिया। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को जमीन पर आने से रोक रहे थे। पूरा जंगल एक बहुत ही रहस्यमयी, घने और जानलेवा अंधेरे में डूबा हुआ था। लगातार कई दिनों तक पूरा जंगल छान मारने के बाद भी मुझे अपने मन मुताबिक कोई तगड़ा लाइफ प्रॉपर्टी वाला बीस्ट नहीं मिला। हाँ, इस बीच नान छियू छियू को किस्मत से एक ड्रैगन टाइप बीस्ट मिल गया, जिसकी रिंग उसने आराम से एब्जॉर्ब कर ली। जीवन तत्व वाले बीस्ट्स तो काफी मिले, पर सारे ऐरे गहरे नत्थु खैरे थे। मुझे अपनी गॉड ब्लड लाइन के लिए कोई आम घास फूस नहीं चाहिए था। काफी सोचने के बाद मैंने कहा, शुई शुई, चलो मिक्स्ड जोन, आउटर एंड इनर बाउंड्री मिक्स जोन के अंदर चलते हैं। मिक्स्ड जोन में खूंखार और रेयर बीस्ट्स की भरमार होती है। चूंकि साथ में सोल डॉलुओ नाई शुई शुई खड़ी थी, तो किसी बड़े लफड़े का कोई चांस ही नहीं था। मिक्स्ड जोन में कदम रखते ही दुर्लभ जीवों की चहल पहल बढ़ गई, पर मैं फिर भी चूजी बना रहा। घूमते घूमते हम एक वीरान बंजर पहाड़ी के पास पहुंचे ताकि थोड़ा रेस्ट कर सकें। लेकिन तभी सड़ाक, हवा को चीरती हुई एक गहरे हरे रंग की जहरीली बेल वाइन सीधे मेरी तरफ लपकी। छोटू बचो! नाई शुई शुई ने पलक झपकते ही मुझे हवा में उठाया और पीछे कूद गई। वो बेल चट्टान से टकराई और उस विशाल पत्थर के एक ही झटके में कंकड़ कंकड़ उड़ा दिए। नाई शुई शुई ने बिना देर किए अपने ड्रैगन पॉ से उस बेल को काट डाला। हमला फेल होते ही कटी हुई बेल जमीन पर तड़पने लगी और बाकी का हिस्सा झाड़ियों में गायब हो गया। मम्मी, ये कौन सा खतरनाक पौधा था? छियू छियू का डर के मारे पसीना छूट गया। नाई शुई शुई ने कटी हुई बेल को जमीन से उठाया और उसकी जांच करते हुए गंभीर होकर बोली, अरे बाप रे, मैंने अर्थ ड्रैगन सेक्ट की एक पुरानी किताब में पढ़ा था। यह एक ऐसा पौधा है जिसकी लाइफ फोर्स इतनी ढीठ होती है कि मरता ही नहीं। सबसे बड़ी बात, यह अपनी पूरी लाइफ एनर्जी को रॉ फिजिकल पावर ताकत में बदल सकता है। मेरे दिमाग की बत्ती तुरंत जली। अबे, कहीं ये वही पौराणिक पौधा तो नहीं? हम उस बेल के निशानों का पीछा करते हुए घाटी के निचले हिस्से में पहुंचे। अभी हमने ठीक से छानबीन शुरू भी नहीं की थी कि झाड़ियों में से दर्जनों मोटी मोटी बेलें किसी चाबुक की तरह हम पर पिल पड़ी। नाई शुई शुई ने हमें पीछे धकेला और चिल्लाई, 7वां सोल स्किल, एनिहिलेशन ड्रैगन अवतार। एक विशालकाय ड्रैगन का साया हमारे आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। वो बेलें ड्रैगन के कठोर चमड़े पर इतनी जोर से पड़ी कि सोल डॉलुओं के शरीर पर भी सफेद निशान पड़ गए। नाई शुई शुई ने गुस्से में अपने पंजों से सारी बेलों को गाजर मूली की तरह काट फेंका, पर वो थोड़ी टेंशन में आ गई क्योंकि वो उस बीस्ट की सटीक उम्र नहीं पहचान पा रही थी। कोई बात नहीं शुई शुई, मैं बताता हूँ ये कितने साल का है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपनी पहली सोल रिंग चमकाई और मेरी खोपड़ी में आलान ब्लू सिल्वर एम्प्रेस की सुरीली आवाज गूंजी। मालिक, आपने मुझे याद किया? मैंने मन ही मन आलान से पूछा। आलान, जरा इस पौधे की कुंडली निकाल कर बता। तो आलान ने उस पौधे को सेंस किया और तुरंत चौकन्नी होकर बोली, मालिक, ये कैलेमिटी थंडर वाइन साइहो गेतो है। मेरी मानिए तो इस मनहूस पौधे की रिंग मत लीजिए। कैलेमिटी वाइन, मैंने मन ही मन दोहराया। आलान ने आगे समझाया, हाँ मालिक, इसे हर 1000 साल में आसमान से भयंकर बिजली का झटका सहना पड़ता है, इसीलिए इसे तबाही का पौधा कहते हैं। जो भी इसके करीब जाता है उस पर भी बदकिस्मती का श्राप चढ़ जाता है। यह सुनते ही मेरा दिल खुशी से नाच उठा। मिल गया भाई, यही तो है वो पौराणिक थंडर लाइटनिंग वाइन, थंडर जेड वाइन का पूर्वज। ये पौधा भले ही अभी सीधे बिजली न सोख पाता हो, पर इसे हर 1000 साल में स्वर्गीय बिजली हेवनली लाइटनिंग का झटका खाना ही पड़ता था। मैं कब से अपने अंदर अल्टीमेट थंडर अल्टीमेट लाइटनिंग चीज लाइट जगाने का जुगाड़ ढूंढ रहा था, और यह पौधा तो सीधे आसमान से बिजली मंगवाने का लीगल लाइसेंस था। मैंने आलान की चेतावनी को एक कान से सुना और दूसरे से उड़ा दिया। अपनी आंखें खोलकर मैंने नाई शुई शुई से कहा,
शुई शुई, ये बीस्ट लगभग 2000 से 3000 साल पुराना है। मेरी दूसरी रिंग के लिए इससे परफेक्ट माल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये कहते ही मेरी पहली पीली बैंगनी रिंग चमकी। ब्लू सिल्वर एम्परर स्पीयर। मेरे हाथ में एक नीली सुनहरी भयंकर भाला आ गया। मैंने उस पौधे की जड़ पर जोरदार वार किया, पर उसकी चमड़ी इतनी कठोर थी कि भाला सिर्फ 5 सेंटीमीटर अंदर घुसा। अच्छा, सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा? मैंने भाले की नोक पर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर और बैंगनी बिजली की धाराएं प्रवाहित कर दी। बूम! तबाही की रोशनी फैलते ही उस 2000 साल पुराने पौधे की जड़ें जलकर भस्म हो गईं और हवा में एक सुंदर बैंगनी रंग की सोल रिंग, पर्पल 1000 ईयर रिंग तैरने लगी। शुई शुई, मेरे लिए ढाल बनो, मैं रिंग एब्जॉर्ब करने जा रहा हूँ। ध्यान से मालिक। नाई शुई शुई ने चौकस होकर चारों तरफ पहरा देना शुरू कर दिया। एब्जॉर्प्शन के दौरान मेरी गॉड ब्लड लाइन ने उस पौधे की सारी बदकिस्मती और तबाही को चुटकियों में कुचल दिया। जब रिंग मेरी कमर पर आकर सेट हुई तो मुझे मेरा दूसरा सोल स्किल मिला, निर्वाण ब्लडबर्न निर्वाणा ब्लडबर्न नेफान छेने। इस स्किल का प्रभाव कतई जहरीला था। अपनी 10% लाइफ एनर्जी जलाओ और बदले में अपनी ताकत स्ट्रेंथ 30% बढ़ाओ। और सबसे खतरनाक बात, ये स्किल स्टैक हो सकता था। यानी अगर मैं अपनी 99% लाइफ एनर्जी जला दूं तो मेरी ताकत 300% 4 गुना तक बढ़ जाएगी। एक आम सोल मास्टर्स के लिए 20% लाइफ जलाना भी हफ्तों के लिए बेड रेस्ट पर भेज देता है, पर मेरे पास तो ब्लू सिल्वर क्वीन का अनलिमिटेड हीलिंग और लाइफ सोर्स था। यानी मैं बिना किसी साइड इफेक्ट के जब चाहे अपनी पावर 4 गुना कर सकता था। उधर गॉड रियल्म में बिजली का देवता थंडर गॉड हाथ में बिजली का गुच्छा लिए माथा पकड़कर बैठा था। उसकी ड्यूटी थी कि नीचे दुनिया में इस कैलेमिटी वाइन जैसे खतरनाक जीवों पर बिजलियां गिराकर उनका नामो निशान मिटाए। वो रिपोर्ट तैयार करके दस्तखत करवाने ही वाला था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और साक्षात गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गॉड किंग अंदर दाखिल हुए। थंडर गॉड की तो हवा टाइट हो गई। वो तुरंत घुटनों पर आ गया। प्रणाम विनाश महाराज। हुजूर, मैं बस इस कैलेमिटी वाइन को निपटाने की फाइल तैयार कर रहा था, आप बस दस्तखत कर दीजिए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी लाल आंखों से थंडर गॉड को देखा और एक मक्कार स्माइल दी। निपटाने की फाइल? अरे नहीं, नियम कानून के हिसाब से काम होना चाहिए ना। थंडर गॉड चौंक गया। जी? विनाश महाराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बिजली तो गिराओ, पर रिपोर्ट में थोड़ा फेरबदल करो। जब वो पौधा एकदम मस्त और फुल फॉर्म में हो तभी बिजली गिराना। और हाँ, झटके का वोल्टेज थोड़ा हल्का रखना, समझे? थंडर गॉड का दिमाग घूम गया। अबे तेरी, ये तो खुलेआम घपला चल रहा है। उसे याद आया कि 10,000 साल पहले टैंग सान ने बड़ी मन्नतें मांगकर अपनी माँ की नीली घास के लिए 3 बिजलियां पास करवाई थीं। और यहाँ ये लौंडा में पैदा क्या हुआ? बाप ने सीधे आसमान से अनलिमिटेड फ्री बिजली का कनेक्शन ही उसके नाम करवा दिया। थंडर गॉड ने हकलाते हुए डरते डरते कहा, विनाश महाराज, ये तो नियमों के खिलाफ है। मैं एक निष्पक्ष देवता। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पुरानी सी फाइल निकाली। अच्छा, जरा 5000 साल पहले का ये केस याद है तुम्हें, जब तुमने गलती से? थंडर गॉड के माथे से ठंडे पसीने की धार बह निकली। पुराना कच्चा चिट्ठा बाहर आते ही उसकी सारी ईमानदारी धरी की धरी रह गई। बाप रे बाप, ये गॉड किंग तो अपने लौंडे को भगवान बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। थंडर गॉड ने मन ही मन सोचा और चुपचाप फाइल पर स्वीकृत की मुहर ठोक दी। थंडर गॉड का दिल मन ही मन जल भून रहा था। अबे यार, आखिरकार वो नीली घास भी तो आपके ही लौंडे की सोल रिंग बनी है ना? पर सामने गॉड किंग खड़ा था तो अपनी चाल बदलता हुआ गिड़गिड़ाया, विनाश महाराज, सब हो जाएगा, आप जैसा कहें, बस मेरी रिपोर्ट पास करवा दीजिए। विनाश महाराज ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। जाने से पहले उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर एक और डिमांड ठोंक दी। हाँ सुनो, अपनी थंडर ओरिजिन पावर का थोड़ा सा टुकड़ा उसकी दूसरी सोल रिंग में मिक्स कर देना। बदले में मैं तुम्हें अपनी डिवाइन पावर का हिस्सा दे दूंगा। थंडर गॉड का चेहरा खिल उठा। गॉड किंग की पावर के सामने थंडर ओरिजिन का छोटा सा हिस्सा देना कतई घाटे का सौदा नहीं था। उधर स्टार डॉ फॉरेस्ट में मैं अभी अभी अपनी दूसरी सोल रिंग एब्जॉर्ब करके निपटा ही था कि अचानक आसमान में भयंकर गर्जना हुई। बूम बूम बूम! नीली और सफेद रंग की बिजलियां पूरे आसमान में ऐसे कड़की मानो द्रोणगिरी पर्वत ही फटने वाला हो। पूरे जंगल के खूंखार बीस्ट्स खौफ के मारे अपनी मांदों में दुबक गए। मेरी तो फटी की फटी रह गई। अबे साले, अभी तो रिंग एब्जॉर्ब की है, इतनी जल्दी बिजली गिराने आ गए? मुझे भुट्टा बनाने का इरादा है क्या? डरपोक नान छियू तो 2 कदम पीछे हटकर झाड़ियों में छुप गई और चिल्लाई, जियाओ भैया, हिम्मत रखो, मुझे पता है तुम इस बिजली को झेल लोगे, ऑल द बेस्ट। पर भाई, वो तबाही मचाने वाली बिजली मेरे ऊपर गिरी ही नहीं। आसमान से उतरी वो नीली सफेद तूफानी रोशनी एक सीधी रेखा बनाकर मेरी कमर पर तैरती दूसरी सोल रिंग में सीधे समा गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी वो 2000 साल की बैंगनी रिंग पल भर में अपग्रेड होकर थंडर जेड वाइन, थंडर जेड वाइन, लाइमिंग एम युवधां की असली गॉड लेवल रिंग में तब्दील हो गई। अबे यार, मेरे नसीब में एक भी नॉर्मल इंसानों वाली रिंग नहीं लिखी क्या? मैंने अपना माथा पीट लिया। पहली वाली पर सुनहरी भूरी धारियां थीं और इस दूसरी वाली पर नीली सफेद बिजलियां नाच रही थीं। कोई भी देखेगा तो दूर से पहचान
पहचान जाएगा कि बंदा कोई नॉर्मल डॉलुओ नहीं है। पर मन ही मन में समझ गया, बाप हो तो ऐसा। बेचारों की तरह थैनले हेवनली ट्रिबुलेशन की मार सहने के बजाय गॉड रियल में बैठे मेरे बाप ने सीधे थंडर गॉड की ओरिजिन पावर ही मेरी रिंग में ट्रांसफर करवा दी थी। शिकार पूरा होने के बाद हम तीनों स्टार डॉ फॉरेस्ट के बाहरी इलाके से वापस लौट रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से भयंकर चिल्लाने और लड़ने की आवाजें आईं। वहां एक 12-13 साल की सुनहरे बालों वाली बेहद खूबसूरत लड़की अकेले ही एक खतरनाक 3000 साल के आयरन हाइड बियर से भिड़ी हुई थी। लड़की खून से लथपथ थी, उसके शरीर पर गहरे घाव थे, पर उसकी नीली आंखों में गजब की जिद्दी चमक थी। नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकती। मेरी मम्मी घर पर मेरा इंतजार कर रही हैं। छियू छियू का दिल पिघल गया। उसने नाई शुई शुई की आस्तीन खींची। मम्मी, वो लड़की मर जाएगी, उसे बचा लो ना। नाई शुई शुई सोच ही रही थी कि मैं हवा की स्पीड से आगे निकल गया। दया धर्म की बात बाद में, मुझे बस अपनी नई पावर का टेस्ट करना था। और वैसे भी अगर कोई बेकसूर सामने मर रहा हो और अपने पास पावर हो तो बचाना ही बनता है। बाकी अगर बाद में वो आस्तीन का सांप निकली तो निपटाने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ब्लू सिल्वर स्पीयर, निर्वाण ब्लड बर्न, लेवल 3, बूम। मेरी 30% लाइफ एनर्जी जलकर खूंखार लाल रोशनी में बदल गई। मेरी स्पीड और ताकत 90% बढ़ गई। मैं बिजली की लकीर बनकर हवा में उड़ा और भाले की एक ही कड़क थप्पड़ से उस 3000 साल के भालू का आधा धड़ उड़ाकर रख दिया। भालू का काम तमाम। वो सुनहरे बालों वाली लड़की हक्की बक्की होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने हांफते हुए कहा, शुक्रिया, आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया हुजूर। कहते कहते उसकी आवाज धीमी हो गई। उसके पास मुझे देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसकी बीमार माँ के इलाज में पूरा घर नीलाम हो चुका था। यहाँ तक कि वो खुद एक मामूली चाकू लेकर बिना किसी टीम के अकेले 3000 साल के बीस्ट से भिड़ने आ गई थी। मैंने अपनी रक्त बर्न स्टेट को बंद किया और उस लड़की को ध्यान से देखा। रेशमी सुनहरे बाल, बेहद मासूम चेहरा और लचकती हुई कमर। सॉफ्ट बोन्ड रैबिट स्पिरिट, सॉफ्ट बोन्ड रैबिट, 12 साल की उम्र। मेरे दिमाग की घंटी बजी। अबे, ये तो वही जियांग नाननान है, डोलुओ कॉन्टिनेंट की नंबर 1 ब्यूटी। तेरा नाम क्या है? मैंने पूछा। मेरा नाम जियांग नाननान है। मैं सोल लिंग एम्पायर डूलिंग एम्पायर से हूँ, उसने नीची नजरें करके जवाब दिया। तभी नाई शुई शुई और छियू छियू भी पास आ गईं। नाई शुई शुई ने सहानुभूति से पूछा, बेटा, तू इतनी छोटी उम्र में अकेले इतने खतरनाक जंगल में क्या कर रही थी? जियांग नाननान ने शर्मिंदगी से कहा, टीम या मर्सिनरीज हायर करने के पैसे नहीं थे मेरे पास। पैसे की बात छोड़, मैंने बीच में ही टोक दिया। जमीन पर बैठ, मैं तेरा इलाज करता हूँ। जियांग नाननान चौंक गई। आप अटैक करने के साथ साथ हीलिंग भी जानते हैं? मैंने बिना कोई जवाब दिए सीधे अपना हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से और नंगे कांधे पर रख दिया। उसकी गोरी मखमली स्किन बेहद सॉफ्ट थी। अचानक हुए इस टच से जियांग नाननान की गर्दन सिहर उठी और उसका चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। हिलना मत, हीलिंग के लिए टच जरूरी है, मैंने शांत टोन में कहा और अपनी लाइफ ओरिजिन की हल्की सी किरण उसके शरीर में भेज दी। एक बेहद गर्म, सुकून देने वाली तरंग जियांग नाननान के पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इतनी दिव्य हीलिंग उसने आज तक नहीं देखी थी। सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसके सारे गहरे घाव भर गए, पपड़ियां बनकर सूख गए और स्किन एकदम पहले जैसी मक्खन हो गई। हो गया काम। मैं उठ खड़ा हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जियांग नाननान ने घुटने टेक कर कहा और भारी कदमों से वापस जाने लगी। तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने अपनी जेब से एक चमकदार सफेद बर्फीली मणि निकाली। 1000 ईयर मिस्टिक आइस, जेड मिस्टिक आइस, जेड पेंडेंट। ये वही खजाना था जो मुझे उस गुफा से मिला था। रुको, मैंने उसे आवाज दी और वो लॉकेट उसके गले में पहना दिया। ये मणि शरीर की जलन और किसी भी भयंकर बीमारी के जहर को दबा सकती है। इसे अपने पास रखो। जियांग नाननान का हाथ उस कीमती पत्थर पर गया। वो रो पड़ी। ये बहुत कीमती है हुजूर, मैं इसे नहीं ले सकती, उधार समझ के रख ले। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जब अगली बार मिलेंगे तब लौटा देना। मैं जानता था कि इस एक पत्थर से उसकी बेचारी बीमार माँ की जान बच जाएगी और उस मासूम लड़की को वेश्यावृत्ति या किसी अमीर जमींदार का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। जियांग नाननान का चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो चुका था। उसने कसकर वो लॉकेट पकड़ा। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। वापस लौटते समय हवा में उड़ने वाले फ्लाइंग टूल पर नान छियू छियू पूरे रास्ते अपना मुंह फुलाकर बैठी रही। क्या हुआ महारानी, किसने तेरा समोसा छीन लिया? मैंने मजाक उड़ाया। बड़े आए उधार समझ के रख लें। छियू छियू ने चिढ़कर मुंह बनाया। हम 3 सालों से साथ रह रहे हैं, तुमने मुझे आज तक एक टॉफी तक नहीं दिलाई और उस अनजान लड़की को देखते ही गले में इतना कीमती खजाना टांग दिया। मैंने हंसते हुए उसके गाल खींचे। अरे पगली, चल, आज ड्रैगन सिटी पहुंचते ही तुझे जो पसंद आए सब खरीद दूंगा। सच्ची? छियू छियू का मूड एक सेकंड में सही हो गया। नाई शुई शुई ने पीछे बैठकर हम दोनों को देखा और मन ही मन मुस्कुराई। रात को ड्रैगन सिटी के बाजार में चहल पहल थी। छियू छियू मेरा हाथ पकड़कर एक खिलौने की दुकान पर ले गई और एक बहुत बड़े भालू वाले टेडी बियर की तरफ उंगली उठाई। जियाओ भैया, मुझे वो वाला टेडी चाहिए। दुकानदार भैया, कितने का है? मैंने पूछा। छोटे साहब, सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन्स।
मैंने जेब से सोने के सिक्के निकाले और वो टेडी बियर खरीदकर छियू छियू की गोद में ठूंस दिया। छियू छियू खुशी के मारे उछल पड़ी और उसने टेडी को सीने से लगा लिया। पर तभी पीछे से एक बेहद घमंडी और कड़वी आवाज आई, अरे अरे देखो तो कौन आया है, अर्थ ड्रैगन सेक्ट की कंगाली की रानी बाजार में 10 टके का भालू खरीद रही है। हमने मुड़कर देखा, सामने 14-15 साल का एक घमंडी लड़का अपनी पूरी चेला पार्टी के साथ खड़ा था। उसके सीने पर हेवन ड्रैगन सेक्ट का सिंबल छपा हुआ था। छियू छियू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यू तियानलोंग, तू फिर आ गया अपनी गंदी जबान लेकर। जियाओ भैया, पहले कुछ रातें इसे पकड़कर सोना, तभी तो इसमें तुम्हारी खास खुशबू और फीलिंग आएगी। छियू छियू ने वो बड़ा सा टेडी बियर मेरी छाती से चिपकाते हुए चहक कर कहा। मैंने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया, हाँ हाँ बाबा ठीक है, तेरी बात सर आंखों पर तभी माहौल का मजा खराब करने के लिए वो कड़वी और घमंडी आवाज गूंजी, इतनी बड़ी हो गई फिर भी खिलौने से खेल रही है। इसीलिए तो अर्थ ड्रैगन सेक्ट की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। शर्म आ रही हो तो चुपचाप हमारे हेवन ड्रैगन सेक्ट में शामिल हो जाओ, वरना कंगाली में ही मरोगे। यू तियानलोंग अपनी घमंडी गैंग के साथ छाती चौड़ी करके खड़ा था। छियू छियू का पारा चढ़ गया। अबे ओए यू तियानलोंग, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? मैं आराम से शॉपिंग कर रही हूँ, तू बीच में अपनी बकवास लेकर क्यों कूद पड़ा? ओ मिलावटी ड्रैगन, हाइब्रिड ड्रैगन। मिलावटी? यू तियानलोंग का मुंह गुस्से से लाल हो गया। तेरी रोग ड्रैगन स्पिरिट तो बस एक घटिया सब स्पीशीज है, जबकि मेरी स्पिरिट ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रेक, ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन लंदेम पावन लो है, असली शाही ड्रैगन का खून। तू मुझसे जबान लड़ाएगी? छियू छियू बेचारी चुप हो गई। ड्रैगन टाइप सोल मास्टर्स के बीच ब्लड लाइन रक्त शुद्धता सबसे बड़ा मुद्दा होती थी और इस मामले में ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रेक का पलड़ा हमेशा भारी रहता था। मैंने यह देखकर एक ठंडी हंसी। अबे ओए, सुअर के खून में 2 बूंद ड्रैगन का खून मिला लेने से कोई डिवाइन ड्रैगन नहीं बन जाता। ऐसी घटिया मिलावटी स्पिरिट को तू खजाना समझकर इतरा रहा है, जिसको सुन के ऐसा लग रहा है मानो तेरी स्पिरिट लाइटनिंग डिवाइन ड्रैगन रेडियंट होली ड्रैगन हो। कौन है बे ये आवारा लौंडा? यू तियानलोंग गर्जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रेक स्पिरिट की बेइज्जती करने की? उसने तुरंत अपनी स्पिरिट रिलीज की। बूम! उसकी दाहिनी बाह पर मोटे मोटे नीले स्केल्स उगाए और उसका हाथ एक खूंखार ड्रैगन पॉ ड्रैगन क्लॉ में तब्दील हो गया। छियू छियू की आंखें फटी की फटी रह गईं। जियाओ भैया संभालना, ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्म ड्रैगनिफिकेशन है। 30वें लेवल पर पहुंचते ही इसका हाथ ड्रैगन में बदल गया है। भले ही मेरी ताकत खतरनाक थी, पर यू तियानलोंग एक 30वें लेवल का सोल ग्रैंड मास्टर हुनजुन था। छियू छियू को लगा कि 12 साल की उम्र में मेरे लिए ये फाइट थोड़ी भारी पड़ सकती है। छियू छियू तुरंत मेरे आगे आ गई। यू तियानलोंग, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी उम्र से छोटे बच्चे पर धौंस जमा रहा है। यू तियानलोंग ने छियू छियू को धक्का देकर परे किया और मेरी तरफ उंगली उठाई। छोटे, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी घुटने टेक कर माफी मांग।